कैंसर का रेडिकल रेमिशन इज पॉसिबल। ट्रीटमेंट के साथ दोबारा कैंसर न आए, ये पॉसिबल है। रामदेव बाबा जी ने दावा किया था कि वो कैंसर का इलाज कर सकते हैं। रामदेव को चैलेंज करता हूं, ये केस कैंसर का ठीक करे। जिस दिन ठीक हो जाएगा मैं अपनी प्रैक्टिस छोड़ दूंगा, उसका शिष्य बन जाऊंगा। इसने अपने गुरु का मर्डर कराया। कुछ महान लोग हैं, कोई एक बिजनेसमैन भी, एक नेता भी, जो कहते हैं हम तो 4 घंटे सोते हैं। अगर 4 घंटे सोएंगे तो हम सिर्फ गुलाम पैदा करें, जो भारत आज मानसिक गुलाम है। ऑर्गेनिक फूड एक बिजनेस गेम का प्लान है। इधर पे द फार्मर और पे द डॉक्टर्स, क्योंकि कीड़े वही खाएंगे जो उनको जीवित रख सके, और इंसान वही खाना चाहेगा जो उसको मार सके। आजकल तो हम पढ़े लिखे झोला छाप डॉक्टर से डील कर रहे हैं। बॉर्डर प्यारी है तुम्हें, लोगों की जान नहीं प्यारी है। कोई भी डोनेशन से पढ़ के आ रहा है या जातिगत आरक्षण में कम मार्क्स लेके किसी अच्छे मार्क्स के बच्चे को नहीं आने दे रहा है, तुम ऑपरेशन करोगे क्या? ये जो डब्बों में भर भर के प्रोटीन आ रहे हैं, ये सच में काम करते भी हैं? प्रोटीन टॉक्सिसिटी आपके कई बीमारियों का कारण है। ये जिमर किडनी फेलियर लेके आते हैं। एक बीपी और एक शुगर को लॉन्ग टर्म बीमारी बता के लॉन्ग टर्म मेडिकेशन पे डाल दिया जाता है। बिल्कुल गलत है। अभी भी डायबिटीज रिवर्सल रिट्रीट करा के मैं आ रहा हूँ और सबकी दवाइयां बंद करा दी है। जो डॉक्टर कह रहा है कि टाइप 2 डायबिटीज और हाइपरटेंशन लाइफ टाइम बीमारी है, उस डॉक्टर को पढ़ना चाहिए, उसने पढ़ाई नहीं की। हम सब बाजार से कैंसर खरीद के घर तक लाते हैं। दोस्तों, वंदे मातरम। आज एक फिर नए अध्याय की शुरुआत एंड आज एक नई शख्सियत के साथ फिर से मुलाकात करवाने जा रहे हैं हम आप लोगों से। और अगर हम तारीफ़ की बात करें तो वो तारीफ़ के मोहताज नहीं है। मेडिकल इंडस्ट्री में एक बहुत बड़ा नाम कैंसर सर्जन है एंड उसके अलावा बहुत सारी ऐसी बातें जो आज तक किसी को नहीं मालूम इस इंडस्ट्री के बारे में, उससे भी बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आज आप लोगों को मिलने वाली है। कैंसर एक ऐसा शब्द है जिसे सुनते ही आम इंसान के जहन में डर पैदा हो जाता है, लेकिन इस डर से जूझने में हम इतना मसरूफ हो जाते हैं कि उससे बचने का तरीके की बात ही नहीं करते। आज जो शख्सियत हमारे साथ मौजूद हैं वो एक कैंसर स्पेशलिस्ट हैं। उन्होंने न सिर्फ 40,000 से ज़्यादा कैंसर सर्जरीज की हैं, बल्कि कैंसर के खिलाफ एक मुहिम छेड़ी है। आज एक आम इंसान के जहन में जो सवाल हो सकते हैं, जो डर हो सकते हैं कैंसर से रिलेटेड, वो सारे सवालों का जवाब आज हम इस एपिसोड में लेने की कोशिश करेंगे। मिलके वेलकम करते हैं डॉक्टर अंशुमन कुमार का। सर, बहुत बहुत स्वागत है एंड थैंक यू फॉर बीइंग हियर। डॉक्टर अंशुमन, थैंक यू। आपको हमने इनविटेशन दिया, आपने एक्सेप्ट किया, बहुत कीमती समय आपने निकाला है। मुझे ये भी मालूम है कि 2.5 घंटे बाद एक आपको सर्जरी भी करनी है, समय कम है, तो क्वेश्चन बहुत सारे हैं हमारे पास। मैं ऐसे शुरुआत करूंगा कि आजकल अगर देखा जाए तो कैंसर के बारे में डर बहुत ज़्यादा फैल चुका है लोगों के मन में। हर व्यक्ति को कहीं ना कहीं लगता है कि कहीं उसे तो नहीं कैंसर होने वाला है। डर बहुत ज़्यादा है, या क्या अवेयरनेस की कमी है? तो थोड़ा सा अगर आप एक्सप्लेन करें। जनाब, 2 ही चीज़ें बिकती है, ख्वाब या खतरा, डर या लालच। यही 2 चीज़ें बिक सकती है मार्केट में। कैंसर का भी बाजार है। एक, हम सब बाजार से कैंसर खरीद के घर तक लाते हैं और फिर इस कैंसर को बेचा जाता है बाजार में। तो ये जो डर है, डर ही बिक सकता था, इसे बेचा गया। अगर मेडिकल हिस्ट्री को समझें पिछले 40-50 साल में, तो आपको याद होगा लेप्रेसी, कुष्ठ रोग के लिए पहले जंगलों में, पहाड़ों पे कुष्ठ रोग के लिए असाइलम बनाया जाता था, वहाँ लोग रहते थे, घर में नहीं रहते थे। जी। फिर ट्यूबरक्लोसिस आया, ऐसे करते करते एड्स आया, फिर हार्ट अटैक बेचा गया, अब कैंसर बेचा जा रहा है। और अगर इंसान ऐसा ही करता रहा तो कैंसर से बड़ी बीमारी आएगी आगे। कैंसर एक ऐसा हो जाएगा कि आम तौर पे जो कि कैंसर है, कैंसर बीमारी है ही नहीं, मैं तो यही कहता हूँ कैंसर बीमारी नहीं है। तो ये मेडिकल का डर है। पब्लिक को जागरूक कहाँ होने की जरूरत है? आप अगर पूछें कि जागरूकता है, तो मैं कहूँगा भारत में बिल्कुल जागरूकता नहीं है। एक एक्सट्रीम पे पूरी तरह विज्ञान है, दूसरे एक्सट्रीम पे बाबा थेरेपी है। कोई भी बाबा आके भूत भभूत गौमूत्र गोबर करके कहता है इलाज कर रहा हूं, और बिक रहा है बाबा। तो ये जो फासला है, बहुत बड़ा फासला है, और इस फासले को भरने की जरूरत कौन कर सकता है? जो इस विज्ञान को जानता है, जो अध्यात्म को भी जानता है, और जो हमारे पौराणिक संस्कृति को जानता है। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं। बाबा ने विज्ञान नहीं पढ़ा, विज्ञान पढ़ने वालों ने अपना अध्यात्म नहीं पढ़ा। इन दोनों का जब भी हम ब्रिजिंग द गैप करेंगे, तभी प्रॉब्लम खत्म होगी। लेकिन डॉक्टर अंशुमन, ये कैंसर का जो मेडिकेशन है या इलाज है, ये इतना महंगा क्यों है? क्या ये सच में महंगा है क्योंकि एक आम इंसान डर जाता है?
इसमें दो बातें समझने की जरूरत है। महंगा और सस्ता की बात होती है मतलब प्राइवेट अस्पताल, सरकारी अस्पताल को क्या हो गया, ताला बंद है। कहाँ गए सरकारी अस्पताल? आंकड़े कहते हैं सिर्फ कैंसर के इलाज का 28% काम सरकारी अस्पताल में हो रहा है। ओह, तो अगर कैंसर इतना बढ़ने दिया, किसने बढ़ने दिया? पॉलिसी मेकर ने। बड़ा सिंपल है, पॉलिसी मेकर ने बढ़ने दिया। फूड एडल्ट्रेशन ना हो, पोल्यूशन ना हो, प्लास्टिक के बेतरतीब इस्तेमाल ना हो, लोगों की जागरूकता मींस प्रिवेंशन प्रोग्राम, स्क्रीनिंग प्रोग्राम प्रॉपर हो तो कैंसर इतना हो ही नहीं। आपने बढ़ने दिया तो व्यवस्था क्यों नहीं सुचारू रूप से चलाई? क्यों दिल्ली मुंबई में ही कैंसर का इलाज होना चाहिए? विकेंद्रीकरण क्यों नहीं इलाज का किया? तो ये सारा नीति निर्धारक और जो फूड इंडस्ट्री है, जहां कैंसर बनाया जाता है, कैंसर बेचा जाता है, आपको मैं बताऊंगा क्यों मैं कहता हूं फूड इंडस्ट्री कैंसर बेचता है। टोबैको इंडस्ट्री, उसके ऊपर चेरी ऑन द केक टोबैको इंडस्ट्री है। इन सब की मिलीभगत है। और एक बीमारी का नाम अभी कैंसर है, पहले हार्ट अटैक था, जिसमें चर्बी को मतलब खाने में वसा को, फैट को बताया गया था, जबकि शुगर इंडस्ट्री उस समय हावी हुई थी और शुगर को मार्केट में लाना था और रिफाइंड ऑयल को लाना था, तब ये तमाशा हुआ था। इस सारे खेल को देखते हुए मैं एक मेडिकल स्टूडेंट से डॉक्टर की यात्रा में कर रहा हूं, सब में देख रहा हूं क्या हो रहा है। इससे जागरूकता की जरूरत इसीलिए है कि दवा प्राइवेट अस्पताल मतलब इंसान खरीदेगा तब महंगी की है। दूसरी चीज, इस दवा की कीमत कौन डिसाइड करता है, ये भी दर्शकों को आज समझ लेना चाहिए। आप उस पर देखते लिखा होता है MRP, मैक्सिमम रिटेल प्राइस। कभी सुना मिनिमम रिटेल प्राइस MRP का मतलब? नहीं। तो मैक्सिमम रिटेल प्राइस आपने लिखा और 17,000 उदाहरण के तौर पे एक दवा थी डॉसिटैक्सल। अब तो उसका कम कराया हम लोगों ने, 492 कैंसर की दवाइयों पे कैपिंग कराई है। 492 दवाइयों कैपिंग के पहले डॉसिटैक्सल पे MRP 17,000 रुपये। अगर आपका जानने वाला है और पुरानी दिल्ली में जहां होलसेल मार्केट है, जहां मेन स्टॉकिस्ट है, वहां से जाकर दवा ले 2200 रुपये की मिलती थी। तो बीच का बिचौलियापन कहाँ जा रहा था? माय गॉड, अलाउ किसने किया था? सरकार के मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर, जो कि दवा की कीमत डिसाइड करती है, NPPA जिसने लाया, तो उसी के हाथ में तो था। तो जब कंपनी ने लिख के दिया कि MRP 17,000 रखना है, तो आपने पूछा क्यों नहीं कि जो 2200 की दवा दुकान तक उतर जा रही है, मतलब कंपनी का प्रॉफिट, मार्केटिंग का प्रॉफिट, डब्बा का प्रॉफिट, तुम्हारे सेल्स एग्जीक्यूटिव का प्रॉफिट, तो ये बीच का पैसा कहाँ जाएगा? बीच का पैसा जाएगा डॉक्टरों के पास और प्राइवेट अस्पतालों के पास। तो इसको सरकार ने अलाउ किया। सरकार के लोगों में, नुमाइंदों में ये कंफ्यूजन था कि अगर इसको हमने कैप कर दिया तो हमारी फंडिंग कौन करेगा। उन बेवकूफों को मैंने समझाया कि ये तुम्हें डॉक्टर या अस्पताल वाले फंडिंग नहीं कर रहे हैं, तुम्हारी पार्टी के इलेक्शन के फंडिंग ये दवा कंपनी वाले करते होंगे। उनकी कीमत मैं कम नहीं कर रहा हूं, उनकी तो 2200 रुपये में मार्केट में उतार रहे हैं, उनकी कीमत और मैं बढ़ा दे रहा हूं, 2500 रुपये करो, ताकि भारत में ही रिसर्च एंड डेवलपमेंट हो, हमें बाहर से नहीं लेना पड़े। 300 रुपये और उनको दो, रिसर्च पे काम करो, उनको फोर्स करो कि हर साल इतने रिसर्च प्रोडक्ट लाने हैं तुम। अगर ये कर दिए होते तो दवा महंगी नहीं होती। तो अभी भी 492 दवाइयों पे, कैंसर की दवाइयों पे हुआ, कुछ हार्ट के स्टेंट पे हुआ और कुछ इम्प्लांट, घुटने जो बदले जाते थे, उसका भी एक व्यापार है, घुटना बदलने का एक बाजार है। तो उस पे न्यूज़पेपर में छपा कि 492 एसेंशियल ड्रग्स हैव बीन कैप्ड। तो मैंने उसमें सोशल मीडिया पे लिखा कि बाकी दवाइयाँ 492 के अलावा क्या वो भुंजा है, मूंगफली है कि सुबह उठ के मैं खा रहा हूँ, वो एसेंशियल ड्रग नहीं है। ऑल ड्रग्स आर एसेंशियल ड्रग्स। न्यूट्रास्यूटिकल्स एसेंशियल नहीं है, किसी की चॉइस है, विटामिन की गोली खाएगा, किसी की नहीं खाएगा, लेकिन दवा जब डॉक्टर लिख रहा है मींस ड्रग्स मींस एसेंशियल ड्रग्स। तो कैपिंग ऐसी होनी चाहिए कि जो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है, मार्केट में उतारने पे कॉस्ट है, और फार्मास्यूटिकल दवा की कंपनी, फार्मेसी, हॉस्पिटल जितने में इसको हैंडल कर लेगा, उसकी कॉस्टिंग डाल के उसका एक मुनाफा दे दीजिए। 10%, 15% बहुत हुआ मुनाफा, 2%, 5% पे बिजनेस चल रहा है। ये मुनाफा देके आप उस पे MRP रखिए। तो 17,000 की MRP घट के आ गई 1,800 रुपये। लेकिन ये शायद होगा नहीं, क्योंकि इससे आम आदमी को फायदा होगा, लेकिन बाकियों का काफी नुकसान है। अब बड़े बड़े कंट्री के नेता कहीं बैठ के कहते हैं डॉक्टरों को घूमना बंद करा दिया। इसको हम कहते हैं चीप पॉपुलस थियरी। मतलब पब्लिक को बड़ा अच्छा लगा डॉक्टर को गाली दे रहा है नेता। पब्लिक को क्योंकि ये पता नहीं था कि ये दवा की कीमत कम करना नेताओं के हाथ में है। डॉक्टरों को तुम MCI पे
पाबंदी लगा सकते हो, घूमने पे, कॉन्फ्रेंस पे पाबंदी लगा सकते हो। क्यों ऐसा कर रहे हो? तुम मार्जिन ही मत छोड़ो। जब ना मार्जिन होगा, न गलत दवा लिखी जाएगी और न दवा से मुनाफा लिया जाएगा। इसको क्यों नहीं कर रहे हैं? सिर्फ स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल विल पावर इज रिक्वायर्ड। इसमें डॉक्टर को, आईएएस को, इसको, अच्छा हाँ आईएएस हर समय ग्लव इन हैंड होते हैं, वो बड़े छुपे हुए ब्यूरोक्रेट, एक्चुअली नीति निर्धारक को ही होते हैं, लेकिन वो पर्दे के पीछे रहते हैं। इन सबको मिलके ऐसा करना चाहिए कि देखो भाई, देश अगर संकट, किसी चीज के संकट में, मान लीजिए कैंसर एक संकट है, इससे निकलने का क्या तरीका होगा? एक रिफॉर्म की नीति बना लो। ये तू मैं की कहानी नहीं है कि पॉलिटिशियन करेगा, कि आईएएस करेगा, कि डॉक्टर करेगा, कौन करेगा। और इन द मीन टाइम, जैसे आयुष्मान भारत की योजना 2014 में लागू हुई। आयुष्मान भारत क्या है? अगर 50 करोड़ जनता को इलाज के लिए प्राइवेट अस्पताल में व्यवस्था की जा रही है, तो इस पे तालियां बज रही है। एंट्री मैनेजमेंट तो ठीक है, होना चाहिए, कभी जरूरत थी, लेकिन इस समय ही आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल को एम्पावर कर लेते, दवा की कीमत कम कर लेते, और धीरे धीरे गवर्नमेंट हॉस्पिटल अपना अम्ब्रेला फैला लेता। हेल्थ इज ए मैटर ऑफ स्टेट। हर राज्य पूरे अपने हेल्थ केयर सिस्टम को अपने अम्ब्रेला में ले लेता। चाहे प्राइवेट काम करोगे, सरकारी काम करोगे, काम ऐसे होगा। पॉलिसी ये रहेगी, प्राइवेट वाले कैपिंग में काम करेंगे, मतलब इससे ज्यादा चार्ज नहीं ले सकते हो। दवाइयां सरकार आपको प्रोक्योर करके आपके हॉस्पिटल तक भेजेगी, दवा की कीमत इतनी होगी। अब जब मैं बोल रहा हूं तो कितना लग रहा है कि जैसे मैं कोई फिल्मी बात कह रहा हूं। ये संभव है, ये बिल्कुल संभव है। एक प्लेटफॉर्म पर बैठने का है नॉन रिश्वतखोर लोगों को, जिसकी उम्मीद रिश्वत लेने की नहीं, ऐसे लोग एक टेबल पर बैठे हैं और उसी समय देन एंड देयर ये पॉलिसी बन जाएगी। और कैंसर की दवा महंगी नहीं होगी, कैंसर का इलाज महंगा नहीं होगा, कोई भी इलाज महंगा नहीं होगा। इलाज महंगा है ही नहीं, महंगा बनाया हुआ है। सर, आपने बहुत सिंपल तरीके से चीज़ों को समझा दिया, बल्कि इसी सिंपलिसिटी से एक क्वेश्चन यहीं से निकल के आता है आपके आंसर से ही, जब पॉलिटिशियंस की बात हो रही थी, कि आज भी हमारे देश के पॉलिटिशियन, सेलिब्रिटीज़, बिजनेस टाइकून्स, जब भी कोई कैंसर या इससे भी बड़ी कोई बीमारी होती है, ऑटोइम्यून डिसऑर्डर एक्सेट्रा, तो अपने देश की बजाय विदेशों में जाकर इलाज करवाते हैं, बल्कि आज विदेशों से लोग हमारे देश में, भारत में आके इलाज करवा रहे हैं। तो सर, ये जो हमारे लोग वहाँ जा रहे हैं, तो क्या भरोसे की कमी है हमारे देश में, या फैसिलिटीज़ की कमी है मेडिकल साइंस में? आपने अपने सवाल में जवाब दे दिया। आपसे बचने के लिए जा रहे हैं बाहर। मीडिया वाले उनके मुंह में माइक डाल देते हैं, कैसा लग रहा है, कीमोथेरेपी लगी हुई, उल्टी आ रही होगी, जरा बताएंगे कैसा लग रहा है। दिस इज नॉट मीडिया यार, ये मीडिया है क्या? वो कष्ट से गुजर रहा है, उससे मत पूछो सवाल। उस समय मरीज और डॉक्टर के बीच में कोई ना आए, उसको इलाज कर लेने दो, उसका पूछ लेना, तुम इस जर्नी से गुजरे, अब इसको एज मोटिवेशनल तुम बताओ पब्लिक को कि क्या क्या गुजरना पड़ता है। इसलिए बेहतर है प्रिवेंशन, अर्ली डिटेक्शन। ये तो हो सकता है। इस चक्कर में पहला कारण तो यह है कि भाग के जाते हैं विदेश, कि इनसे बच जाओ। विदेशी मीडिया को देखा कभी मुंह में माइक डालते हुए? आपको कैंसर कीमोथेरेपी चल रही है, सर्जरी हुई, कैसा लग रहा है? कटाफटा होगा, दर्द तो हो रहा होगा, दर्द कैसा हो रहा है, क्यों पूछना है? नंबर 1। नंबर 2, आपके जब पैसे हो जाते हैं ना, तो आप ढाबे पे खाना नहीं चाहते हैं, चाहते हैं 5 स्टार में खाएं, लोग वहां ना दिखें, लोग मेरे साथ फोटो ना खींचें। तो इसलिए आपको एक सेक्लूडेड, आइसोलेटेड प्लेस चाहिए। आइसोलेटेड प्लेस जियो पॉलिटिकल बाउंड्री के बियॉन्ड ही होगा। अगर हिंदुस्तान में रहेंगे तो हमारे हिंदुस्तानी होंगे, आपको जानेंगे कि आप फिल्म में नाचते हैं, गाना गाते हैं, तो आपके साथ फोटो खिंचवाना चाहेंगे। सेलिब्रिटी मैं नहीं मानता उनको, सेलिब्रिटी मैं नहीं मानता हूँ। हेल्थ का सेलिब्रिटी हेल्थ वाला होगा, यस एग्जैक्टली। बिजनेस का सेलिब्रिटी बिजनेस वाला होगा। फिल्म वाले सेलिब्रिटी नहीं है, वो नाचने के पैसे लेते हैं, सेलिब्रिटी नहीं है जी। तो वो बच के जाते हैं, पैसे भी हैं उनके पास, और बच के जाते हैं यहाँ से लोगों से कि भाई बाहर जाओ, अपना इलाज कराओ, आ जाओ। कई लोग तो इसलिए जाते हैं कि मेरी बीमारी का पता ना चले लोगों को। यही 3 कारण हैं। जितने कई सेलिब्रिटी मेरे दोस्त हैं जिनको मैं सेलिब्रिटी मानता हूँ, मतलब फिल्म इंडस्ट्री वाले हैं, बिल्कुल फिट, अपना जीवन शैली बिल्कुल अपने आध्यात्मिक भारतीय संस्कृति के हिसाब से जीते हैं, शूट नहीं करते हैं, मना कर देते हैं कि मैं रात को नहीं जगूंगा, शूट करना है मेरे साथ दिन में करो। अपने घर से, अपने खेत से, मेरे पास से सामान लेके जाते हैं, अपना खाना बनाते हैं। ये सेलिब्रिटी है कि अपने काम को बखूबी निभाते हैं, अपने शरीर का, अपने तन का, अपने आत्मा का, सबका ध्यान देते हैं। यही है, स्वस्थ भी हैं और लोगों को एंटरटेनमेंट भी कर रहे हैं। ऐसे लोग को मैं सेलिब्रिटी मान सकता हूँ जी।
सर, आपने बोला कि कैंसर की दवाएं महंगी हैं, आपने रीज़न भी बताया, और आम आदमी के हाथ में नहीं है उसे कैसे डील करें। लेकिन प्रिवेंशन के लिए, या एक आम आदमी अगर अपने आप को बचाना चाहता है तो वो मेडिकल इंश्योरेंस कराता है कि कभी मुझे कोई बड़ी बीमारी हो गई तो ये मेडिकल इंश्योरेंस मुझे हेल्प करेगा फाइनेंशियली। लेकिन मेडिकल इंडस्ट्री में भी इतनी धांधली है कि उसमें लिखा होता है कि क्रिटिकल डिजीजेस, जब किसी को क्रिटिकल डिजीज हो जाती है तो क्लेम करने के लिए जब जाओ तो पूछते हैं कि नहीं, ये जो सर्जरी है ये सर्जरी नहीं, वो सर्जरी, ये वाला कैंसर नहीं, दूसरे वाला कैंसर कवर होता है, प्रेगनेंसी ऐसे वाली कैंसर ऐसे वाली नहीं हैंडल होती है, दूसरे वाली होती है। तो जो मेडिकल इंश्योरेंस की भी एक जो धांधली चल रही है, एक आम आदमी कहाँ जाए? उसको हेल्थ इंश्योरेंस कहते हैं। ठीक, अब यहाँ इतने लोग बैठे हैं, जरा पूछ के देखें क्रिटिकल का मतलब शाब्दिक अर्थ कितने लोगों को पता होगा? नहीं पता होगा। नहीं पता। कितने लोग इंश्योरेंस का फॉर्म जब भर रहे होते हैं तो पढ़ के साइन करते हैं? नहीं करते हैं। गैप में बताता जा रहा हूं कहाँ कहाँ है। अब आपने कहा हेल्थ इंश्योरेंस की बात कही। हेल्थ मीन्स स्वास्थ्य। क्या ये इंश्योरेंस स्वास्थ्य को कवर करता है? मतलब कोई व्यक्ति स्वस्थ है और वो कहे कि मैं और स्वस्थ रहना चाहता हूं, बताओ कहाँ जाऊं, और तुम उसके पेमेंट, उसके पैसे, या कोई मैं आयुर्वेद की चीजें खरीदूंगा तो तुम दे दोगे? नहीं देगा। कब देगा? तुम बीमार हो जाओ, वेंटिलेटर पे चले जाओ, क्रिटिकल हो जाओ, तब मैं पैसे दूंगा। तो उस दिन के लिए हमने पैसे जमा किए थे कि मैं वेंटिलेटर पे जाऊं। ये पूरी, ऐसे भी भारत में भी नाम बदलने की परंपरा चल रही है। शहर का नाम बदल जाता है, हर चीज़ों का नाम बदल, तो नाम बदलने की जरूरत है। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय। किस स्वास्थ्य की बात वहाँ हो रही है? मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर बात करता है कैंसर कंट्रोल, कैंसर को ठीक करने के लिए अस्पताल बनाओ, टीबी को ठीक करने के लिए बनाओ, हार्ट डिजीज को ठीक करने के लिए बनाओ। तो उसका नाम होना चाहिए मिनिस्ट्री ऑफ इल एंड सिक। जो मेडिकल इंश्योरेंस की बात आपने, उसका नाम होना चाहिए सिक इंश्योरेंस, बीमारियों का इंश्योरेंस है वो। और जो हेल्थ केयर है, जो हॉस्पिटल है जिसको हेल्थ केयर कहते हैं, उसका नाम होना चाहिए सिक केयर। कौन सा उसका कोना है जो वेलनेस एंड लॉन्जेविटी प्रोग्राम करता है कि आप लोग स्वस्थ हैं, आज जाएं अस्पताल, कहें कि वहां पे जाना है और मैं स्वस्थ हूं, मेरा सब कुछ देख लो, मेजरमेंट कर लो, और उसके बाद और स्वस्थ कैसे मैं रहूं, मुझे बीमारी ना हो। इसके लिए कौन सा कोना है किसी अस्पताल का? तो उसका नाम होना चाहिए सिक इंश्योरेंस। वहां से हेल्थ केयर हटा देना चाहिए, बोर्ड से होना चाहिए सिक केयर। तो ये पूरी कहानी यहाँ है। दूसरा, अब इंश्योरेंस की कहानी सुनिए। एक पूल बनता है, जितने भी इंश्योरेंस आप कराते हैं, जितने लोग कराते हैं, जितनी कंपनियां चल रही हैं, अब उसमें इस बार किसके इंश्योरेंस के बेसिस पे, फला फला कंपनी के इंश्योरेंस, उसको इतना प्रीमियम आया और उसने इतना पे कर दिया वापस, तो अगली बार उसको उस पूल में ज्यादा पैसे डालने होंगे। उसको बचने के लिए कुछ अनपढ़ या कम पढ़े लिखे डॉक्टर को रखते हैं कि जिनका काम है कि बिल को कैंसिल करो। जब बिल हॉस्पिटल भेजे तो उसमें कटिंग करो। जब वही आपका इंश्योरेंस कटिंग कर देगा तो हॉस्पिटल कहता है भाई मैं कहां से दूं, आपके हॉस्पिटल ने तो क्लेम, इंश्योरेंस ने तो क्लेम दिया नहीं। तो ये पूरी तरह से एक साजिश चली हुई है। एक बार फिक्की ने एक प्रोग्राम किया, उसमें 3 महीने का डिस्कशन चला, तो उसमें इंश्योरेंस कंपनी और मेरी इसी बात पे लड़ाई हो रही थी कि तुम जब क्लेम रिजेक्ट करते हो, कहते हो कि टोबैको की हिस्ट्री है तो कैंसर इंश्योरेंस का क्लेम नहीं देंगे। तो जब इंश्योरेंस करा तो पूछा तुमने टोबैको लेते हो या नहीं लेते हो, या तुम मना कर देते कि तुम अगर टोबैको लोगे तो हम इंश्योरेंस नहीं देंगे, ये तो तुमने पूछा नहीं। लेकिन जब अब क्लेम कर रहा है टोबैको ही कैंसर कराता है, ये सबको पता है, तो फिर क्यों मना कर रहे हो? अब इस पे भी देखिए गवर्नमेंट क्या होती है, सरकार क्या होती है। बार बार मैं क्यों सरकार पे आता हूं? सरकार में क्या है? चुने हुए नुमाइंदे, लेजिस्लेटर, एग्जीक्यूटिव मतलब IAS IPS जो होते हैं ब्यूरोक्रेट्स, और जुडिशियरी, ये तीनों मिलके सरकार बनती है। सरकार कोई पार्टी नहीं है। लोग समझते हैं कि जब सरकार बोल रहा हूं, जिसकी पार्टी सरकार में बैठी है उस पार्टी को, मुझे पार्टी में लेना नहीं है। इन तीनों का काम है, ये है संरक्षक। इनको काम है चेक पॉइंट लगाना कि गड़बड़ी हो रही है तो उस पर चेक पॉइंट लगाओ। जिसने हम चर्चा की दवाइयों की महंगाई की, इंश्योरेंस में क्लेम की, तो इंश्योरेंस बेतरतीब कैसे काम कर रहा है? कैसे तुम ऐसे काम कर सकते हो? तुमने प्रीमियम लिया है, तुमको इंश्योरेंस क्लेम देना पड़ेगा, नहीं तो इसका मॉडल तैयार करो। ये अगर करें तो पब्लिक कहां से डिसाइड करे कि मैं मेडिकल इंश्योरेंस कौन सा लूं? ये चेक पॉइंट अगर लगा हुआ है, पब्लिक मेडिकल इंश्योरेंस लेगी, आराम से काम कराएगी। इन चेक पॉइंट्स की जरूरत है, तब जाके सुचारू स्वास्थ्य व्यवस्था चल सकती है।
सर आपने जब तम्बाकू की बात कही अभी, तो बहुत सारी बातें मेरे जहन में आती हैं। एक तो हम अध्यात्म वाला देश कहते हैं खुद को। रास्तों में देखिए लोग गुटखा खा रहे हैं, थूक रहे हैं कहीं पे भी। बहुत सारी ऐसी कंट्री हैं जहाँ पे गुटखा है ही नहीं, बैन है कम्प्लीटली। और ये सब जग जाहिर है कि लंग्स ख़राब होते हैं तंबाकू सिगरेट पीने से। सर बैन क्यों नहीं कर दिया जाता है इन्हें, ताकि एक बार बैन कर दिया जाए तो ये रोग भी नहीं होंगे, और कम से कम जो हमारा भारत है, जो अध्यात्म जिसकी हम बात करते हैं, उसे प्रॉपर तरीके से फॉलो किया जा सके। हिटलर ने एक बार कहा था कि टोबैको जो लड़ाई थी हिटलर की जिनसे, उनकी टोबैको इंडस्ट्री थी। तो हिटलर ने कहा कि अच्छा काम कर ही नहीं सकता है, इसका टोबैको तंबाकू उठा के लाओ और इसकी लैब। आज भी जर्मनी में जो लैब है टोबैको रिसर्च की, वो हिटलर की बनाई हुई लैब है। और उसमें से 4000 से ऊपर केमिकल अभी तक निकल चुके हैं तंबाकू से। 70 केमिकल कैंसर फॉर्मिंग है। अगर तंबाकू एक पदार्थ में कहूं तो हेड टू टो हर अंग की बीमारी कराता है, जिसमें हार्ट अटैक, नपुंसकता, बांझपन, सारी चीजें कराता है। टोनी ब्लेयर एक बार यूके का पीएम बना। उसके दोस्त फ्रेंड सर्कल में कुछ लोग थे, डॉक्टर थे। उन्होंने कहा यार तुम ये सिगरेट बंद करो, वहाँ तो गुटखा नहीं है। बिल्कुल, इसको च्यूइंग टोबैको हम लोग कहते हैं, खैनी गुटखा पान जो हम खाते हैं, वहाँ पे स्मोकिंग है। तो उसने बोला बंद करो। उसने मॉर्निंग में प्रपोजल दिया कि टोबैको इंडस्ट्री बंद करेंगे। इवनिंग में उसकी सरकार गिरने वाली थी। मतलब इतनी बड़ी लॉबी है पीछे, इतनी बड़ी लॉबी है, इससे भारत की समस्या नहीं है, जी पूरे हाँ। विश्व की समस्या है। अब आप कह सकते हैं कंज्यूमर और प्रोड्यूसर दो लोग हैं। देखिए ये व्यापारी हैं, व्यापारी ही जहर भी तो व्यापारी ही बनाता है। जी हाँ। तो व्यापारी को पैसे से मतलब वो जहर हो या अमृत हो, उससे मतलब नहीं है। लेकिन अगर मान लीजिए कंज्यूमर बंद हो जाए, आप तंबाकू बनाते रहिए, नहीं खाएगा। तंबाकू का जब हम लोग कैंपेन चालू किया था, उस पर बहुत सारी समस्या आई, मेरे ऊपर अटैक हुआ। ऑटो के पीछे वो लगाया, किसान ऐसे करके कह रहा है कि मैं भूखा मर जाऊंगा। तब भी मैंने टेलीविजन प्रोग्राम में कहा था कि जिस मिट्टी में तंबाकू खेती हो रही, उसी मिट्टी में मैं दलहन उपजा के किसानों को अगले साल इस साल के इनकम से अगर डबल इनकम ना दूं तो मुझे बताओ मेरे जिम्मे किसान को कर दो। इसका मतलब किसान नुकसान में नहीं था। जी ये टोबैको लॉबी, किसान के पास इतने पैसे कहाँ हैं कि ऑटो के पीछे वो होर्डिंग लगाएगा कि मैं भूखा मर रहा हूँ। जी हाँ। और ये लॉबी क्या कर रही है, लिमिटेड लॉबी है। ये लॉबी दूसरी लॉबी को आने भी नहीं देती है। ये लॉबी करती है सरकार में बैठे लोगों की फंडिंग। वो अलाउ करेंगे तंबाकू बंद करने के लिए। कंज्यूमर डिसाइड हो, कंज्यूमर जागरूक हो, छोड़ दे, मुझे तंबाकू नहीं लेना है। अब पूछेंगे कि अगर लोगों को इतना पता ही है, एक रामाडॉस एक बार हेल्थ मिनिस्टर बना था, याद होगा आपको, जी हाँ। केंद्रीय में मंत्री डॉक्टर था। उसने कहा कि इस पे लिखवाना है और साइज बढ़ाना है कि तंबाकू से खतरा है, जो भी लिखवाना था उसको। बहुत विरोध हुआ उसका। अल्टीमेटली वो हेल्थ मिनिस्ट्री छोड़नी पड़ी उसको। ओके। हाँ, लेकिन वो लिखवा दिया था, लिखवा देने के बाद हेल्थ मिनिस्ट्री छोड़नी पड़ी। इन सब से नहीं रुकेगा। सबको पता है कि तंबाकू ऑल फॉर्म, गुटखा हो, पान हो, सिगरेट हो, बीड़ी हो, खतरनाक है, लेकिन लोग खा रहे हैं। क्यों मालूम? टोबैको जब लेते हैं तो दिमाग में एक सेंटर है, रिवॉर्ड सेंटर, वहाँ डोपामिन सर्ज होता है और वो कहता है मॉलिक्यूल, उसको कहते हैं मॉलिक्यूल ऑफ मोर। वो कहता है और चाहिए और चाहिए। तंबाकू, शराब, सेक्स, पोर्नोग्राफी, गैम्बलिंग, जिसको जुआ कहते हैं, स्क्रीन। अब सबसे बड़ा एडिक्टिव डोपामिन के लिए स्क्रीन टाइम। अब जितनी सर्फिंग करते हैं नेट पे, वो आपको डोपामिन सर्च करता है, ये एडिक्ट करता है। ये एडिक्शन आपको बार बार तंबाकू के लिए प्रेरित करता है, आप लेते रहते हैं। तो ऐसे व्यक्ति को प्रॉपर काउंसलिंग और ये भी नहीं चाहिए। ऐसे व्यक्ति को सिर्फ जागरूक करना है। उसका सब कॉन्शियस ब्रेन काम कर रहा है, कॉन्शियस ब्रेन या सुपर कॉन्शियस ब्रेन, आध्यात्मिक माइंड उसका काम नहीं कर रहा है। उसको जगाना है, उस स्तर तक लाना है, अपने आप छोड़ देगा। बहुत गहरी बात कही सर आपने। लेकिन ये प्रोडक्शन फिर बंद हो जाएगा। लेकिन ये ऐसा ही साउंड हो रहा है कि टोबैको इंडस्ट्री वाले कह रहे हैं कि हम ये प्रोवाइड कर रहे हैं, उसकी वजह से रिहैबिलिटेशन सेंटर चल रहे हैं, हम बीमारी दे रहे हैं, तब तुम दवाई बनाओगे। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे जो पिस रहा है वो है आम इंसान। फूड इंडस्ट्री, मैंने तब बताया था, प्रोसेस्ड एंड अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड प्रोड्यूस किया, आपको दे दिया, खाओ, बीमार हो, सेंट्रल ओबेसिटी और क्रोनिक इन्फ्लेमेशन, मेटाबॉलिक सिंड्रोम। अमेरिका में 93% लोग मेटाबॉलिक सिंड्रोम मतलब मेटाबॉलिक इल है, 7% सिर्फ अमेरिकन स्वस्थ हैं।
और अमेरिका का जीडीपी कितना है हमसे, उसका 17.8% उनका हेल्थ बजट है। अमेरिका के हेल्थ केयर सिस्टम कोलैप्स हो चुका है। बीइंग अ डॉक्टर बता रहा हूँ, सच्चाई बता रहा हूँ। लोगों को लगता होगा अमेरिका का हेल्थ केयर बहुत अच्छा है, कोलैप्स्ड है। उनसे पूछिए जो भारतीय अमेरिका में रह रहे हैं कि हेल्थ केयर कैसा है तुम्हारा, कहेंगे बुरा हाल है। वेटिंग से लेके, खर्चे से लेके हर कुछ का, फिर भी इलाज अच्छा नहीं है, कोलैप्स हो चुका है। भारत का जीडीपी अमेरिका से कम। आज भी आजाद भारत को क्या मना रहे हैं हम, अमृत महोत्सव जी 75 साल। 1.9% जीडीपी का 1.9% हेल्थ बजट हुआ अभी तक। हमारे पास कितना कम है पैसा। उसमें अगर मान लीजिए कि हमारे लोग अगर मेटाबॉलिक सिंड्रोम के शिकार हो गए और उतनी संख्या हो गई, हमारे पास हेल्थ केयर सिस्टम, हेल्थ केयर बजट नहीं है, हम संभाल पाएंगे और सभी लोग बीमार होंगे। हाल फिलहाल में पटना में एक कार्यक्रम में गया जहां मैं रुका हुआ था, सुबह वॉक के लिए गांधी मैदान गया। मैंने जब पढ़ाई अंडर ग्रेजुएशन की थी पटना से, तो मेडिकल कॉलेज में था। लोग वहाँ के बिल्कुल लीन थीन दिखते थे, मतलब जैसे खेत में काम करने वाले लोग। अभी जब मैं वहाँ गया तो मैक्सिमम लोग मॉर्निंग वॉक कर रहे हैं, मतलब प्रोबेबली हेल्थ कॉन्शियस है। लेकिन मेरे पास तस्वीर है, वीडियो है उसकी। मध्य प्रदेश उनका बड़ा है, उत्तर प्रदेश खाली हो चुका है और दक्षिण प्रदेश से लड़खड़ाते हैं। तो जो मैंने कहा, घुटने बदल देता है डॉक्टर। सिर्फ टमी बढ़ने से सारी बीमारियों का जड़ पेट में आ गया। अब बताइए कि ये जो फूड इंडस्ट्री ने फैलाया, इसको रोक तो सकते थे आप। बीइंग अ डॉक्टर को बोलना चाहिए था कि देखो इसमें क्या क्या है प्रोसेस, अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड में। उसके ऊपर से ये टोबैको इंडस्ट्री आ गया, ये बीमार किया। आपको धीरे से समझा दिया गया कि रिक्शा चलाने वाले गरीब होते हैं, उनको ई रिक्शा दे देते हैं, लेकिन वो खा रहा था हाई कार्ब, चावल खाता था इतना, क्योंकि रिक्शा चलाता था, दुबला पतला था। अब वो चावल इतना ही खाता है लेकिन ई रिक्शा चलाता है, थोड़ा सा अमीर हो गया। लिफ्ट से आप चलते हैं, सीढ़ियां नहीं चढ़ते हैं, मोटापा बढ़ गया। ये सारा नेक्सस बना, आपको उठा के अस्पताल में पहुंचा दिया। इसका बिजनेस सॉल्व हो गया। अब अस्पताल का बिजनेस शुरू हो गया, उसमें फार्मा का बिजनेस आ गया। तो जो आप सो कॉल्ड अमीरी की तरफ जा रहे हैं, वो पैसे जमा करके अस्पताल में वेंटिलेटर पे खर्च कर रहे हैं। आंकड़ा कहता है कि अमेरिकन आंकड़ा, इसलिए अमेरिका का मैं बार बार कोट करता हूं कि अमेरिका के पास आंकड़े बड़े अच्छे हैं। 53% लोग वेंटिलेटर पे मरते हैं। तो भारत भी उसी तरफ बढ़ रहा है। देखिए, कैंसर को तो हम कह सकते हैं कि एक लंबी बीमारी माना जाता है, लेकिन कैंसर को छोड़ भी दिया जाए तो 2 बीमारियां, एक बीपी और एक शुगर, अगर ये लेके कोई डॉक्टर के पास गया तो इसको लॉन्ग टर्म बीमारी बता के लॉन्ग टर्म मेडिकेशन पे डाल दिया जाता है। बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है। अभी भी डायबिटीज रिवर्सल रिट्रीट करा के मैं आ रहा हूं और सबकी दवाइयां बंद करा दी है, डायबिटीज की, हाइपरटेंशन के लोग। अब जो, क्योंकि मैं प्रोफेशनली ये काम नहीं करता हूं, प्रोफेशनली से मतलब है कि क्लिनिक पे बैठ के, क्लिनिक पे तो कैंसर सर्जन हूं। जो डॉक्टर बीपी का शिकार हो रहा मेरे पास आ रहा है, दवा उसकी शुरू नहीं है, बीपी उसका 100/60-70 कर दे रहा हूं। जो डॉक्टर कह रहा है कि टाइप 2 डायबिटीज और हाइपरटेंशन लाइफ टाइम बीमारी है, उस डॉक्टर को पढ़ना चाहिए। उसने पढ़ाई नहीं की है, बिल्कुल पढ़ना चाहिए। बिल्कुल हॉलिस्टिक अप्रोच से अगर हाइपरटेंशन और डायबिटीज 3 महीने का, मैं ज्यादा रेजिम नहीं कर रहा, 3 महीने के रेजिम में सारी दवाई बंद होगी। ये मैं नहीं कहूंगा ये बंद कर दो और गौमूत्र लेके पहाड़ पे जाओ, वहां पे काली गाय का दूध मिलाओ और शीत में रखो, फिर कुछ नहीं करना है। लाइफ विदाउट पिल्स, यही मेरा मोटो ही है, लाइफ विदाउट पिल्स। बिना दवाइयों के, बिना गोलियों के आपका जीवन चले। हो गया होगा कुछ अपने जीवन में, तनाव आया होगा, कुछ हुआ होगा, डायबिटीज हो गई होगी, ये होगा, रिवर्स हो जाएगा। टाइप 2 डायबिटीज इज रिवर्सिबल, हाइपरटेंशन इज रिवर्सिबल। सेम कैंसर का रेडिकल रेमिशन इज पॉसिबल। ट्रीटमेंट के साथ दोबारा कैंसर ना आए, ये पॉसिबल है। लेकिन इसके लिए क्या करना है? अभी जो इलाज है, कन्वेंशनल इलाज मॉडर्न साइंस कर रहा है। कहीं आग है, धुआं को डॉक्टर ने देखा, धुएं पे पानी डालने लगा, थोड़ी देर के धुआं शांत हो गया, आग जलती रही, धुआं फिर से आ गया। आपने कहा कैंसर रिकरेंस हो गया, कैंसर रिलैप्स हो गया। आग बुझाने का काम किसने किया? और आग कब बुझेगी? शरीर के अंदर जो मेटाबॉलिकली इल सेल के अंदर जो प्रॉब्लम चल रही थी, मॉलिक्यूलर हेल्थ, उस पे काम कभी नहीं हुआ। कीमोथेरेपी कैंसर सेल को मारा, लेकिन कैंसर सेल बना क्यों, इस पे काम नहीं हुआ। हाइपरटेंशन हुआ क्यों, इस पे काम नहीं हुआ।
शुगर की मात्रा बढ़ी क्यों, डायबिटीज क्यों हुआ, इस पे काम नहीं हुआ। एसिडिटी क्यों हुई, आप ओवर द काउंटर जाके दवा खरीद के खा रहे, एसिडिटी लेकिन हुआ क्यों, उस पे काम नहीं हुआ। इस पे काम होने की जरूरत है और इस पे काम होलिस्टिकली संभव है। हमारे पास जो विधाएं हैं भारत के पास, इसीलिए मैं बार बार कहता हूं, प्रधानमंत्री कहते हैं विश्वगुरु विश्वगुरु, विश्वगुरु हम बन सकते हैं, सिर्फ स्वास्थ्य को पकड़ लो हम विश्वगुरु बन जाएंगे। कैसे? हमारे पास जो विधाएं हैं 6। मॉडर्न मेडिसिन हमने ग्रीक से होते हुए पूरे विश्व में फैला, हमारे पास भी आया, जो जिसको एलोपैथ कहते हैं। आयुर्वेद धरोहर है हमारा, और अद्भुत धरोहर है। अफसोस कि इसका रिप्रेजेंटेशन, इसका प्रतिनिधित्व कोई भगवाधारी व्यापारी कर रहा है। पढ़े लिखे आयुर्वेद के डॉक्टरों को आगे लाओ, और जो ईगोलेस हो, जो मॉडर्न मेडिसिन को गाली नहीं देता हो। मॉडर्न मेडिसिन में चमत्कार है, इतने चमत्कार मॉडर्न मेडिसिन ने करके दिखा दिए हैं। 2 होम्योपैथ, नेचुरोपैथ, योग और सिद्धा। ये 6 विधा सिर्फ भारत में है, किसी देश में नहीं है। इतने देश में जा चुका। 6 को एक टेबल पे लाइए, होलिस्टिक, ईगो हटाइए 6 की। 6 डॉक्टर वहां बैठे, एक मरीज आया बीपी लेके, डायबिटीज लेके, कैंसर लेके, उसका इलाज 6 लोग डिसाइड करें कैसे आज करना है। नेचुरोपैथ क्या करेगा, मॉडर्न मेडिसिन सर्जरी करेगा, तुम आयुर्वेद वाले क्या करोगे, करके 6 महीने बाद देखिए वो बीमार रहता है क्या। सर स्लीपिंग साइकिल की भी अगर बात करें, बिकॉज आजकल का जो ज़माना है, जैसे आप कह रहे थे ना, लोगों ने स्क्रीन टाइम अपना बढ़ा दिया है, स्ट्रेस में भी हैं कई लोग, नींद की बहुत बड़ी समस्या है आज के समय में लोगों की। तो क्या ये भी नींद रिस्पॉन्सिबल है कैंसर की? 100%। यूके में नर्सेज स्टडी हुई, पहले तो नर्सेज पे चालू किया गया, जो नर्सेज रात में जग रही हैं, दिन में काम कर रही हैं, उसमें ब्रेस्ट कैंसर का चांस ज़्यादा हुआ। बाद में इस स्टडी को बहुत बड़ा किया गया, लंबी स्टडी चली, लगभग 10 लाख से ऊपर लोगों को रिक्रूट कर लिया गया है। हाइपरटेंशन, डायबिटीज, ओबेसिटी, कैंसर, न जाने कितनी बीमारियां सिर्फ स्लीप के कारण, स्लीप की कमी के कारण, और अनेक चीजें लिखी। सर्कैडियन रिदम टेक्निकली हम कहते हैं, दिमाग के अंदर एक बायोलॉजिकल क्लॉक है, पीनियल बॉडी है। देखते होंगे कि हमारे संस्कृति में है कि यहाँ पे तिलक लगाने की बात कही थी, ध्यान लगाने में कहते थे यहाँ पे लगाने के लिए, या शिव के वाले में त्रिनेत्र के लिए कहा गया। यही जगह क्यों है? हमारे ऋषि मुनि वैज्ञानिक थे, बहुत वैज्ञानिक थे। इसी एग्जैक्ट इसी एरिया, मैं सर्जन हूं बता रहा हूं, इसी के पीछे यहाँ पे पीनियल ग्लैंड है। ओके। पीनियल ग्लैंड सारी चीजें हमें, जिसको आप कह सकते हैं ब्रह्मांड या वातावरण, एटमॉस्फेयर, जो भी नाम दें, उससे लेता है। जब सूरज की रोशनी जगती है, इसीलिए आप भारत में हैं अलग टाइम पे जगते हैं, अमेरिका में तो अलग टाइम पे, यही जेट लैग का कारण है। वहां से सिग्नल देता है कि तुम जगो। और देखिए कितना एस्टेब्लिश है, आंखें बंद है आपकी, आप सो रहे हैं, सूरज की रोशनी निकलने वाली है, निकली नहीं है, और आपको सिग्नल आने लगा। यस, एग्जैक्टली। ये कौन सी एनर्जी है? लोग समझे तो, साइंस को समझे, साइंस अद्भुत है। और ये बॉडी को रिकवर करने के लिए मिनिमम 7 से 8 घंटे का टाइम चाहिए। मतलब जिसको हम कहते हैं रिपेयर, रिकूप एंड रिकवर। जो डैमेज हुआ उसको, डैमेज होगा, आप बाहर जा रहे हैं, काम कर रहे हैं, वेयर एंड टेयर है, इसके लिए 7 से 8 घंटे की नींद, और वो भी साउंड स्लीप। साउंड स्लीप कैसी? जो हर समय कहता हूं, भूख न देखे जूठी बात, नींद न देखे टूटी खाट, इश्क न देखे जात को जात। ऐसी नींद अगर आए, और इश्क जैसे होती है जात को, तो समझिए कि प्रॉपर नींद आई। नींद में आप छटपट कर रहे हैं, छटपट, नींद थोड़ी है, आप डिस्टर्ब हैं, नींद थोड़ी है। अगर प्रॉपर नींद करेंगे तो बॉडी का रिपेयर एंड रिकवर होगा, वही कैंसर सेल को खत्म करेगा, वही आपके डायबिटीज को नहीं होने देगा, हाइपरटेंशन को नहीं होने देगा। इसके लिए 3-4 चीजें सूत्र में बता देता हूं। मेरे हेल्थ में 4 सूत्र हैं, बताऊंगा बाद में, लेकिन अभी बता देता हूं। स्क्रीन सोने से 2 घंटे पहले आपका बंद होना चाहिए जी। वाईफाई घर का 2 घंटे पहले बंद करें, उससे रेडियो फ्रिक्वेंसी वेव्स आपके ब्रेन को इरिटेट करता है, वो नींद नहीं आने देता है। ब्लू लाइट किसी भी फॉर्म में, चाहे नाइट लैम्प के फॉर्म में हो, एलेक्सा डिवाइस हो, टीवी स्क्रीन हो, किसी भी फॉर्म की ब्लू लाइट डे लाइट है, वो ब्रेन में जो मैंने बताया मेलाटोनिन को एक्टिवेट करेगा, आपको जगा के रखेगा, उसको बंद कर दे। बिस्तर बिल्कुल रिंकल फ्री हो, क्योंकि बैक में स्टीरियोगोनोसिस के सिग्नल होते हैं, वो जब भी कुछ चुभेगा तो नींद आपकी खराब होगी। पाँव क्लीन करें, ड्राई करें, और कोई भी मॉइस्चर लगा ले, ताकि पाँव, देखते होंगे रेस्टलेस लेग सिंड्रोम, लोग पाँव रगड़ते हैं सोते समय, क्यों? यस, उनके पाँव में इरिटेशन होती है।
खास करके अंगूठों के बीच में, ये चाइनीज थ्योरी में एक एनर्जी थ्योरी है चाइना की, उन्होंने बताया है, तो उसमें लगा दें और सो जाए। आपकी नींद एग्जैक्टली उस समय खुलेगी जिस समय आज डिसाइड करके आपने सोया है। इग्नोर द वॉच, इग्नोर द अलार्म क्लॉक। अगर 4 बजे आपने सोचा तो नींद आपकी 4 बजे, 3:50 सोचा 3:50, कैसे ब्रेन को पता चला? ब्रेन की एनर्जी अद्भुत है। और अगर आपने रिपेयर, रिकूप एंड रिकवर कराया बॉडी को, कुछ महान लोग हैं, कोई एक बिजनेसमैन भी, एक नेता भी है जो कहते हैं हम तो 4 घंटे सोते हैं। 4 घंटे क्यों सोते हैं मुझे नहीं समझ में आता। भाई 20 घंटे में तुमसे काम नहीं हो रहा है 7 से 8 घंटे सो, 1 घंटे मी टाइम रखो, बिल्कुल लेजर टाइम रखो। तब अगर 4 घंटे सोएंगे तो हम सिर्फ गुलाम पैदा करेंगे, जो भारत आज मानसिक गुलाम है जी। अगर 8 घंटे हम सोएंगे तो हम इनोवेटर पैदा करेंगे, क्रिएटर पैदा करेंगे, नई चीजें जो हमारी परंपरा थी, हमारे ऋषि मुनि जो लिख के गए 10 साल में आउटडेटेड नहीं हुआ। विदेश से लोग आके, वन हॉप वहां से आके यहाँ हॉर्मेसिस सीख के गया, उसको हॉर्मेसिस बोला। स्टिग सेवर्सन स्वीडिश लड़का है, यहाँ आया, अष्टांग योग सीखा, वहां जाके लिख रहा है ब्रिदियोलॉजी, अंडर वाटर स्विमिंग करता है, अपना रिकॉर्ड खुद ही तोड़ रहा है हर साल। विदाउट ऑक्सीजन फ्रीज कोल्ड वाटर में स्विमिंग करता है, और प्राणायाम, ब्रिदियोलॉजी पे किताब लिख रहा है। कोलंबिया यूनिवर्सिटी का एडवर्ड ब्रांड वैदिक साइंस पढ़ाता, हाईएस्ट पेड टीचर है। कैरोलिन मिस इंडिया के अष्टांग योग सीख के गई, वहां जाके किताब लिख रही, बेस्ट सेलर बुक बन रही है अमेरिका की। हिरोशी मोटोयामा मुंगेर विश्वविद्यालय, योग विश्वविद्यालय बिहार में, उसने जाके योग सीखा, अष्टांग योग कराता है, उसको फंक्शनल MRI EEG करके डॉक्यूमेंट करता है। उसकी किताब योग की सबसे महंगी 1,58,000 रुपए की किताब है। ओह माय गॉड। ये हमारे भारत की संस्कृति है, सब भारत से गया है। भारत से गया है उन्होंने, लेकिन अच्छे लोग हैं, ईमानदार लोग हैं, क्रेडिट दिया है अपनी बुक में, क्रेडिट दिया है कि हम भारत गए, इतने साल रहे। एक मेरा दोस्त है, वो अपने को बिहारी बाबू बोलता है, चार्ल्स थॉमसन, ऑस्ट्रेलियन है, हिंदी बोलता है। कभी होगा तो उसको पॉडकास्ट में मिलाऊंगा, आप उससे समझिएगा। उसके मदर फादर दोनों डॉक्टर, बिहार योग विश्वविद्यालय में रहने के सीखने आए, मजा आने लगा, रह गए। ये उसमें छोटा बच्चा था। अब ये ऑस्ट्रेलियन इंग्लिश बोलता है या बिहारी हिंदी बोलता है। ओके। और ये इंडिया आता है, फिल्मों में काम करता है, सीरियल में काम करता है, टीवी चैनल के लिए एंकरिंग कर देता है कभी। तो जब मुंह खोलता है, प्योर ऑस्ट्रेलियन है, तो बिहारी हिंदी बोलता है, तो लोग आश्चर्य में आते हैं। तो बोलता है हम काहे यहाँ आए हैं, योग सीखने आए हैं, आप लोग की गर्दन टेढ़ी है, पेट निकला हुआ है, कैसे भारतीय हैं? ऑस्ट्रेलियन सिखा रहा है, भारत आ गया। तो हम लोगों को जागने की जरूरत है। देखिए, 2 चीजों को मैं हर समय कहता हूं, आपकी लाइफ कैसी होनी चाहिए। हर समय अगर कहिएगा क्या मैं जड़ हूं कि जो पीछे पकड़ के रहा हूं, नहीं। पीछे की परंपरा को मैं कार में बैक मिरर की तरह रखता हूं कि पीछे देखता हूं, इतनी, और आगे विंड स्क्रीन बड़ा इस साइज का रखता हूं कि आगे ज्यादा देखता हूं कि आगे मुझे क्या करना है। मेरे पूर्वज इतना करके गए, वो बैक मिरर है, इसको मैं देखूंगा, और विंड स्क्रीन इस साइज का रखूंगा कि आगे मैं ये करके जाऊंगा जी। अगर सब लोग इतना ही प्रोग्रेसिव थॉट, अब इमेजिन कीजिए कार में बैठ के आपको कहे बैक मिरर में देख के गाड़ी चलाओ, मतलब पूर्वजों जो किया सिर्फ वही करते रहो। कुछ लोग अभी करते हैं कि हमारे पूर्वज ये करते थे, हम तो ये भी नहीं करेंगे। भाई करना पड़ेगा, समाज आगे बढ़ रहा है। बिल्कुल सर। एक क्वेश्चन दिमाग में आता है मेरे बार बार, ऑलमोस्ट मैं अभी 50s में जाने वाला हूँ, और अगर मैं अपना बचपन याद करूँ तो आप एज ए स्पोर्ट्स पर्सन, आज भी स्पोर्ट्स पर्सन हूँ मैं, और बहुत इंटेंस वर्कआउट होता है मेरा आज भी, चाहे वो वेट लिफ्टिंग हो, चाहे बॉक्सिंग हो। और बचपन में जब हम स्पोर्ट्स में थे, कोई प्रोटीन की बात नहीं होती थी। प्रोटीन जो शब्द है, घर में दाल रोटी जैसी बनी है, रात की सूखी रोटियां, सुबह नमक लगाओ, घी लगाओ, चाय के साथ खा पी जाओ, और आज भी यही रूटीन है मेरी। और घर में जो भी दाल रोटी बनती है, सुबह 9 बजे ब्रेकफास्ट, 3 बजे मेरा लंच होता है, उसके बाद कुछ नहीं खाता पीता, नो डिनर। और आज भी 80 किलो वजन है मेरा, जिसमें 20 से 25 ग्राम प्रोटीन इंटेक है मेरा, और स्ट्रेंथ बहुत अच्छी है मेरी। 24-25 किलोमीटर लगातार भाग लेता हूँ, कोई सांस भी नहीं फूलती है। और मैं थक गया उन लोगों को समझाते समझाते कि भाई ये प्रोटीन की ही बात क्यों होती है, भाई आप कभी विटामिन्स की बात क्यों नहीं होती है, मिनरल्स की बात क्यों नहीं होती है। सर क्या ये इंडस्ट्री है प्रोटीन पाउडर बनाने की? अगर है भी तो क्या ये जो डब्बों में भर भर के प्रोटीन आ रहे हैं, ये सच में काम करते भी हैं? बिकॉज मैंने तो कभी लिया नहीं, और मैं सबको ये कहता हूँ नहीं लेना चाहिए। तो आप ज़्यादा अच्छे से बता पाए। आपने तो बता ही दिया इंडस्ट्री है। देखिए इंडस्ट्री कैसे बनी। इंडिया इज ए मिल्क ऑब्सेस्ड कंट्री। भारत में 1,20,000 लीटर दूध का उत्पाद है पर डे,
और 4,30,000 कंजम्पशन है। ये दूध कहाँ से आता है? अच्छा, अब चलिए, तो इंडिया तो मिल्क ऑब्सेस्ड है, तो मिल्क ही चाहिए उसको, मतलब दूध एज सच चाहिए, दूध चाहिए, दही चाहिए, छाछ चाहिए। विदेशियों में एज सच दूध नहीं पीते हैं, उसके प्रोडक्ट बनाते रहते हैं, चीज बनाएंगे, बटर बनाएंगे, दिस बनाएंगे, दैट बनाएंगे। तो जो बचता था वो प्रोटीन पाउडर बचता था, उसको वे प्रोटीन का नाम दिया। वो वेस्ट प्रोडक्ट था उनका, वो कूड़े की तरफ फेंका जा रहा था। तो बाद में सेल्स एंड मार्केटिंग वाले ने उनको समझाया कि तुम इसको भी हम बेच देंगे, कूड़े को भी हम बेच देंगे। तो बोला कैसे बेचोगे? वे का दर्शक इंग्लिश मतलब निकालें, पढ़ें जरा क्या है वे का मतलब। तो जो पाउडर स्प्रिंकल होकर निकल रहा तो उसको जमा किया, डिब्बे में बंद किया, बोला जिमर पागल रहते हैं मसल बनाने के लिए, और मसल में प्रोटीन है ये उनको पता है, हर सेल में प्रोटीन है, सिर्फ मसल में प्रोटीन नहीं है। yes. और प्रोटीन टॉक्सिसिटी आपके कई बीमारियों का कारण है। ये जिमर किडनी फेलियर लेके आते हैं exactly. अस्पताल में, बिल्कुल, इनको पता नहीं है। और आपने जो बात कही, जो आप कर रहे हैं, आप 50 साल पहुंचने वाले हैं, मैं 50 साल से निकल चुका हूं, इसलिए मैं कहता हूं हम बीतते हैं, वक्त नहीं बीतता है, समय स्थिर है, हम बीत जाते हैं। जहां आज आप हैं वहां से मैं बीत चुका हूं, लेकिन समय वही है 50। तो आपके हमारी एज में आम के पेड़ पे चढ़ जाते थे, दो पत्ता खेलने, अभी भी चढ़ जाता हूँ, अभी भी चढ़ जाते हैं जी। क्योंकि हमारी प्रैक्टिस है ही। यस, जमीन पे बैठ जाते थे आसन लगा के। जी हाँ, आज कितने लोग बैठेंगे नहीं बैठ पाते प्रोटीन खाने वाले? एक बार एक अस्पताल मैंने ज्वाइन किया, उस अस्पताल में अच्छी बात थी कि जिम था, तो एक इंस्ट्रक्टर दिया गया, क्योंकि मैं डायरेक्टर पोस्ट पे ज्वाइन किया था, तो एक इंस्ट्रक्टर दिया गया कि भाई आप इनके साथ रहिए। तो मैंने कहा तुम क्या सिखाओगे मुझे? तो बोला कि सर वो चलाने के लिए। तो मैंने कहा मशीन क्यों चलाऊं? तो वो अपना बाइसेप्स ट्राइसेप्स पूरा फुलाया हुए खड़ा था। तो मैंने कहा तुम एक बार आओ। मैंने उसको एक आसन पे, उंगलियों पे और अंगूठों पे मैं एक काइंड ऑफ पुशअप समझ सकते हैं, नकल पुशअप्स, जी हाँ, होल्ड कराया कि होल्ड करो। धम से गिरा, मुंह में चोट आ गई उसकी। जी हाँ। तो मैंने कहा तुम्हारे बाइसेप्स ट्राइसेप्स काम नहीं आया, तुम मुझे क्या सिखाओगे? उस दिन सब भाग गया। ये है स्थिति। जी हाँ, इस बाजारवाद के चक्कर में पड़ रहे हैं। 84 लाख योगासन थे, कम करते करते 84,000 पे आए। घेरन मुनि ने हठ योग में कहा कि 84 आसन कम कर लो। बाद में उसको मैं मॉडर्न साइंस के हिसाब से कहता हूँ 4 तो कर लो, 4 आसन कर लो, और 4 आसन करने के बाद कौन सा जिमर तुम्हारा बराबरी करेगा करो। मैं तो यहाँ तक कहता हूँ तुम्हें अस्त्र शस्त्र लेके चलने की जरूरत नहीं। अगर तुम्हें कोई घेर ले, वो जिम करता हो, उसके पास अस्त्र शस्त्र हो, तुम उसको मार के गिरा दोगे। ये तो हमारी परंपरा थी साहब। जी। इसी परंपरा को बुद्धिज्म नाम देके जैन बुद्धिज्म वालों ने अलग अलग मार्शल आर्ट डेवलप किया, चाइना ने डेवलप किया, और हम लोग नहीं कर पा रहे हैं। सही जो ताकत है मानसिक है, और तब आती है मांसपेशी की ताकत। आप मांसपेशी बढ़ाए जा रहे हो, जिसको मैं कहता हूं वाटरमेलन अंडर द आर्म। ऐसे चलते हो, किस लिए चलते हो ऐसे? अरे इंसान हो यार, इंसान की तरह चलो। यस। ऐसे कई बॉलीवुड में एक्टर भी हैं सर। किस लिए चल रहे हैं? ऐसे ऐसे चलते हैं, ऐसे ऐसे चल रहे हैं कि उन्हीं को देख के तो ये, इसीलिए तो मैं कहता हूँ वो भाड़ है। जी हाँ, नाचने के पैसे लेते हैं, वो सेलिब्रिटी नहीं है। वो ऐसे कर देते हैं, लोग ऐसे करने लगते हैं। वो खा लेते हैं, गुटखा खा लेते हैं प्रचार करने के लिए, लोग खाने लगते हैं। यस, पागलपन है ये, इसको बंद होना चाहिए। डॉक्टर साहब, आपने कहा कि मार्केट में कैंसर बिक रहा है। टोबैको या सिगरेट के पैकेट पे लिखा होता है वार्निंग। आपको नहीं लगता ये जो पैकेज्ड फूड है, जंक फूड है, इसके पीछे भी कैंसर वार्निंग लिखी होनी चाहिए? उस पे क्या लिखा होता है? कार्ब, प्रोटीन, फैट, ये लिखा होता है। एडिट पढ़िएगा, नमकीन के पैकेट में एडिट शुगर। तो नमकीन खाने जा रहा तो शुगर क्यों डाला? टू मेक द पीपल एडिक्ट। राइट। ये तो लिख दिया कि इसमें है क्या, व्हाट इज इन द फूड, लेकिन ये नहीं लिखा व्हाट हैज बीन डन टू द फूड। मतलब इसको कितना इंसेक्टिसाइड, फर्टिलाइजर डाल के उगाया गया, कैसे इसकी प्रोसेसिंग की गई, इसका फाइबर निकाल दिया गया, एंटीऑक्सीडेंट निकल गया, इसमें हमने शुगर ऐड कर दिया, इसको केमिकल और प्रिजर्वेटिव ऐड किया टू इंक्रीज द शेल्फ लाइफ, SHELF, ताकि अलमीरा पे ज़्यादा दिन रखी रहे ये चीज़ें, बट टू डिक्रीज द शेल्फ लाइफ, SELF। अपनी लाइफ तुम डिक्रीज कर रहे हो इसको खा के, ये नहीं लिखा गया। तो उस पर लिखना चाहिए व्हाट हैज बीन डन टू द फूड, नंबर 1। नंबर 2, आफ्टर ईटिंग फूड यू विल डेवलप कैंसर, हार्ट डिजीज, डायबिटीज, हार्ट अटैक, हाइपरटेंशन, सब लिख देना चाहिए, बीमारी का नाम लिखना चाहिए।
तंबाकू ज्यादा खतरनाक है ये। और इसके लिए ब्राजील ने क्लासिफिकेशन दिया फूड का कि कैसे आप समझोगे कि फूड खाने लायक है नहीं खाने लायक है। तो उन्होंने दिया नोवा क्लासिफिकेशन, नोवा 1 2 3 4। 3 इज प्रोसेस्ड फूड, 4 इज अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड। 3 and 4 प्रोसेस्ड एंड अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड को मैं कहता हूं पॉइजन। इंडियन के लिए मैंने एक सिंपल क्लासिफिकेशन दिया। 3 तरह की रसोई है, भगवान की रसोई, प्राकृतिक चीजें एज इट इज जो उपजी आप खा सकते हैं, यमुना की सब्जियां नहीं, वो जहरीली हैं, उनको छोड़ के प्राकृतिक चीजें, वो आपको स्वस्थ रखेगी। दूसरा, इंसान की रसोई, शुद्ध भारतीय भोजन, जैसे कपूर साहब ने बताया कि हम रोटी नमक घी मिला के खा लेते थे। इंसान की रसोई, शुद्ध भारतीय भोजन आपके रसोई में बनी, आपने खाया, ये आपको स्वस्थ रखेगा। शैतान की रसोई, डब्बा बंद, जितने हरे पीले लाल नीले डब्बे दिख रहे हैं आपको, वो इसलिए इंद्रधनुषी रंग डाले जाते हैं ताकि लाल रंग आपको अट्रैक्ट करे। जितने भी आप फास्ट फूड आउटलेट देखें, उसका लाल क्यों रखा जाता है? विविग्योर स्पेक्ट्रम में आर लास्ट है ना, वो सबसे दूर से आपको दिखता है। इसे रेड लाइट पे आप रुकते हैं, दूर से लाइट दिखती है, बच्चे अट्रैक्ट होते हैं। बच्चे गाड़ी के पीछे बैठे हैं, दूर से उनको लाल दिखा, मम्मी रोको, क्यों? कंज्यूमर साइकोलॉजी है ये, कि मैंने MBA भी किया है, मैं जानता हूं किस तरह से कंज्यूमर को लुभा रहा है। तो शैतान की रसोई अपने घर से आउट कर दें। अब शैतान की रसोई कुछ भी हो सकती है, प्लास्टिक का डब्बा, प्लास्टिक की बोतल जिसमें पानी रखते हैं, मिट्टी का घड़ा रखिए, वहां से लेते हुए सारी चीजें आप कर लीजिए। जो भी पैक्ड, चाहे आटा गेहूं चावल हिला रहे हैं, रिफाइंड हटा दीजिए घर से। रॉ खाएं, रियल खाएं, पहला सूत्र। रीजनल खाएं, सीजनल खाएं, मतलब जिस क्षेत्र में रहते हैं उसी क्षेत्र का उगा हुआ खाएं। सीजनल खाएं, सीजनल से मतलब है जिस ऋतु में हो रहा है। आप अवाकाडो और कीवी मंगवा के किस लिए खाते हैं? अमीर बनने के लिए थोड़ी जरूरी है। आप अमरूद पपीता खाओ, गांव जाओ, अमरूद पपीता लेके आओ, खाओ वहां से। इसकी जरूरत है। पागलपन जो चढ़ा है अमीरी का, आज से 5 साल बाद देख लीजिएगा, सच्चा अमीर वही होगा जो खाना वही खा रहा होगा जो अपने खेत का उगा होगा। सच्चा अमीर वही होगा। 2000 रुपए किलो दाल आप खरीदने जाएंगी, उसमें 50 केमिकल मिलेंगे, अच्छी चीज नहीं मिलेगी। लेकिन जिसके पास अपना खेत होगा, अपनी चीजें खा रहा होगा उगा के, वो कहेगा यार ये बड़ा रिच आदमी है, बीमारी नहीं होता है, मिट्टी पे चलेगा। यही समय है, यही समय है सचेत होने का। क्यों? भारत में हर तरह के रिसोर्सेज, हर स्टेट को देखिएगा तो अपने आप में एक कंट्री है। हम घूमने के लिए यूरोप चले जा रहे हैं, लेकिन आप देखिए केरल अपने आप में एक कंट्री है, तमिलनाडु एक कंट्री है, आंध्र प्रदेश एक कंट्री है, कर्नाटका। ऐसे करते करते आप नॉर्थ आइए, पंजाब हरियाणा करते हुए उतरिए गंगा बेल्ट में, बिहार बंगाल चले जाइए, बंगाल की खाड़ी। आप देखिए क्या अद्भुत देश है भाई। इसको देश नहीं बोलना चाहिए, ये प्लेनेट है। इस प्लेनेट की अच्छी चीजों को, खाने की चीजों को, विविधताओं को देख लें, इसके फॉरेस्ट को देख लें, इसके जलाशय को देख लें। हम बर्बाद करने पे लगे हुए हैं, अनप्लान्ड अर्बनाइजेशन विदेशों को लाके। अब विदेश वाले हमारे यहाँ आ रहे हैं, यहाँ सीख के जा रहे हैं, वहां आर्टिफिशियल जलाशय बना रहे हैं और उसमें डुबकी लगा के बैठे हुए हैं। हम ये सीखना चाहिए। डेनमार्क आज हैप्पीएस्ट कंट्री, हैप्पीनेस इंडेक्स इतना बढ़ गया, क्यों? वो नेचुरल चीजों में जी रहा है, जबकि ऐसा नहीं चीजों में पीछे। ब्लूटूथ का इन्वेंशन किया, साइंस टेक्नोलॉजी में पीछे नहीं है। हमें इतना ही बैलेंस करना है कि पश्चिमी सभ्यता से हम ज्ञान विज्ञान लें और अपने भारत से आत्मज्ञान, आत्मसाधना, आत्मक्रांति लें। आत्मक्रांति, अंदर क्रांति। रोड पे उठ के क्रांति करते हैं जो गुंडाई करते हैं, इनको बंद करना पड़ेगा। ये भारत की परंपरा नहीं है रोड पे गुंडाई करना। आत्मक्रांति, अंदर क्रांति लाओ और क्रांति लाके बदल दो समाज को। ये हमारे भारत की थी। हमारे भारत में बुद्ध हुए, महावीर हुए, नानक हुए, गुरु गोविंद हुए, हमारे भारत में हुए थे। हमारे भारत में डिबेट की परंपरा थी। आज परंपरा हो रही है कि चुप रहो, बोलो मत। अरे क्यों भाई? तुम डिबेट करो, तुम पढ़े लिखे हो तो और डिबेट करो, शास्त्रार्थ करो, जो प्रूव हो जाएगा उसको हम मानेंगे। यही भारत की परंपरा थी, इसी परंपरा को दोबारा एस्टेब्लिश करना है। सर, आज के समय में जब मैं देखता हूं तो बहुत सारे लोग, कहीं पर भी मैं ट्रैवल करता हूं तो सर्दी जुकाम कफ कोल्ड बहुत नॉर्मल सा हो गया है। लेकिन अगर डेफिनेटली लाइफस्टाइल खराबी की वजह से भी चीज़ें होती हैं, लेकिन अगर यही लोग कहीं डॉक्टर के पास जाते हैं तो एक डॉक्टर 200 रुपये की दवाई देता है, वहीं दूसरा डॉक्टर 500 की, कोई 2000 की, कोई 5000 की,
वही नॉर्मल सर्दी जुकाम के लिए। तो सर ये थोड़ा सा बताएंगे इसके बारे में कि ऐसा क्यों है, अलग अलग दवाइयाँ अलग एक तो एंटीबायोटिक का कॉमन सर्दी जुकाम में मिसयूज, डिसयूज एंड ओवर यूज हो रहा है। एंटीबायोटिक की जरूरत नहीं होती कॉमन कोल्ड में। जी। कॉमन कोल्ड वायरल हो सकता है, कॉमन कोल्ड एलर्जिक हो सकता है, जिसमें पॉलेंस आते हैं उसमें एलर्जिक होता है। अब आप डॉक्टर के पास जाएंगे, मरीज भी फास्ट फूड कल्चर में है और डॉक्टर भी फास्ट फूड कल्चर में है। मरीज फास्ट फूड कल्चर में ये है कि ड्राइववे से गए, मुझे बर्गर दो, पैसे लो, मैं चलूं। सेम है, क्लिनिक पे गया, मेरा बच्चा खांस रहा है, सर्दी में है, तुम दवा लिखो, मैं चलूं। अगर डॉक्टर उसको समझाने लगे, थोड़ा स्टीम दिलाओ, नींबू निचोड़ के थोड़ा दो, जेठी मध, इसको SST मधु और काली मिर्च और घी, इसको पका के थोड़ा सा पिला दो, कहेगा पागल है, छोड़ो इस डॉक्टर को, पैसा लो वापस, चलो दूसरे के पास जाते हैं। जबकि ये सच में एस्टैब्लिश परंपरा है। डॉक्टर भी दवा जो दे रहा है आपको, सप्रेसेंट दे रहा है। बॉडी क्या इन्फ्लेमेशन देज की, सर्दी हुई मतलब कुछ ना कुछ अटैक हुआ हमारे ऊपर, उसको बाहर निकालना चाह रहा है बॉडी। ये बॉडी की प्रक्रिया है। फीवर है, फीवर को दबाने की दवा देते हैं। फीवर हमारा प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म है। मतलब कोई भी चीज अटैक हुआ, उसके कारण बॉडी रिएक्ट किया, तो लड़ाई जब हुई तो लड़ाई का वेस्ट प्रोडक्ट होगा। बिल्कुल, ये फीवर है। हम उसको फीवर को सप्रेस कर रहे हैं, मतलब हम फीवर महसूस नहीं कर रहे हैं, जबकि बॉडी के अंदर लड़ाई चल रही है अभी भी। इसको हमें बैलेंस करना होता है। बैलेंस क्या करना हो, जैसे मॉडर्न साइंस कहता है कि 102 तक आप एंटीपायरेटिक मत दो, मतलब फीवर की दवा मत दो, लेकिन आप तो 99 पे पैरासिटामोल ले रहे हैं। जी। क्यों? इसको लड़ने की क्षमता दो। उसके ऊपर क्यों दो? क्योंकि ब्रेन को अगर बहुत हाइपरथर्मिया होगा तो ब्रेन एबनॉर्मल बिहेव करता है, तो साइकोसिस हो सकती है। तो उसके ऊपर ये, अच्छा उसके पहले मॉडर्न साइंस भी कहता है पट्टी, ठंडी पट्टी दो। हो सकता है कोल्ड स्पॉन्जिंग, जिसको हम टेक्निकली मॉडर्न साइंस में कहते हैं कोल्ड स्पॉन्जिंग, कोल्ड स्पॉन्जिंग फीवर डाउन हो जाए। अगर 102 से नीचे आ जाए तो दवा मत देना, और उसके बाद भी ऊपर रहे तो पैरासिटामोल दो फॉर द टाइम बिंग। लेकिन यहाँ टीडियस पैरासिटामोल, ये दवा वो दवा वो दवा, साथ में स्टेरॉइड। स्टेरॉइड जो इनहेलर बच्चे को देते हैं, अब उस बच्चे को लाइफ टाइम अस्थमा के लिए प्रोन कर देते हैं। ओके। ये प्रैक्टिस में सुधरने की जरूरत है। और देखिए, इसीलिए मैं कहता हूँ अमेरिकन एसोसिएशन है, यूरोपियन एसोसिएशन, कई एसोसिएशन, वो लोग तो अब स्ट्रिक्टली इस पर काबू कर रहे हैं कि तुम ऐसे एंटीबायोटिक नहीं लिखोगे। लेकिन भारत में हमारी बॉडी है, ICMR है, और जितनी बॉडी होती है अब तो उनके नॉन डॉक्टरों के हाथ में गई है। NMC, MCI भी डिफंक्ट थी, इसलिए बॉडी बनानी पड़ती है नई। अब ये लोग इनको कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्यों? क्यों? उसमें जो जा रहे हैं वो डॉक्टर क्लिनिशियन नहीं है, वो पॉलिटिशियन है। ओके। हाँ, वो डॉक्टरों के पॉलिटिशियन है, नेता है। वो डॉक्टरों में नेतागिरी जो करने लगे, जो मरीज का इलाज करना छोड़ के नेतागिरी में, क्योंकि जो डॉक्टर डिफंक्ट होता है उसकी एक इच्छा होती है मैं नेता बन जाऊं। मैं पूछता हूं कि डॉक्टर बन गए तो नेता क्यों बनोगे यार? इतना तो ऊपर आ गए। ऐसे कौन सी विधा है जो मानव शरीर को समझ रहा हो? नेता थोड़ी समझ रहा है, नेता तो बेवकूफ बनाता है। तुम क्यों नेता बनना चाहो? अब वहां नेता नहीं बन पाया, फेलियर हुआ, तो डॉक्टरों का नेता बनता है, फिर जाता है MCI में या IMA में जाता है। ये अब नीति निर्धारण करें। इनको खुद ही नहीं बेचारे को पता है कि एंटीबायोटिक देनी चाहिए कि नहीं देनी चाहिए, क्या नियम बनाएंगे। विदेशों में ये सिस्टम चालू हुआ। आपको याद होगा कोविड का टाइम ट्रंप ने जब बोला था, तो फॉसी उसमें इन्फेक्शन डिजीज का चीफ था, पढ़ा लिखा जी, हैरिसन किताब में लिखता है, बढ़िया डॉक्टर है, उसने हड़का दिया, तो वहीं पे स्टेज पे डांटा, नथिंग डूइंग सैनिटाइजर विल नॉट हेल्प कोविड। हमारे भारत में किस डॉक्टर की हिम्मत है कि हमारा प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट बोले और उसको कह दे वहीं स्टेज पे? ये चाहिए, ये है डॉक्टर। तब जाके ये 500, 200, 1500 की दवाई सब बंद हो जाएगी, सब बंद हो जाएगी। SOS पैरासिटामोल, जाओ 50 रुपए की दवा थी, सब वही लिखेगा। अभी तो आपने खुला छोड़ दिया है। एक मजाक में चलता है कि डॉक्टर की राइटिंग ऐसे कैसे होती है। फार्मेसी वाले से किसी ने पूछा तो क्या लिखा होता है, तो उसने बोला कि डॉक्टर ने लिखा कि मैंने लूट लिया, अब तू लूट ले। डॉक्टर साहब, क्योंकि हम डॉक्टर्स की बात कर रहे हैं, एक टाइम था जब हम झोला छाप डॉक्टर टर्म यूज़ करते थे, तो हमारे दिमाग में इंप्रेशन बनता था कि पढ़ा लिखा नहीं है, बस इसने किसी तरह से बोर्ड लगा के अपना काम चला रहा है। आज के टाइम में जो इतने रिजर्वेशंस हो रहे हैं, जो डोनेशंस हो रहे हैं, आजकल तो हम पढ़े लिखे झोला छाप डॉक्टर से डील कर रहे हैं।
आपको लगता है मेडिकल इंडस्ट्री में रिजर्वेशंस बंद होने चाहिए? बिल्कुल मैं इसका विरोधी हूं, जिसके कारण मुझे काफी ट्रोल किया जाता सोशल मीडिया पे। मेडिकल में आरक्षण नहीं होना चाहिए। अब फ्रंट एक लाइन में बात कर रहा हूं। आरक्षण 3 तरह के हैं। एक जातिगत आरक्षण है जिसको सरकार भुना रही है। दूसरा अमीर बाप के शहजादे का आरक्षण है जो पैसे देकर डोनेशन कॉलेज में भेजते हैं। और तीसरा सिफारिश का आरक्षण है। ये तीनों आरक्षण मेडिकल में नहीं होना चाहिए। अगर होना चाहिए तो मैं चैलेंज करता हूं, डिफेंस में हिम्मत है तो करके दिखाओ आरक्षण, डीआरडीओ में करके दिखाओ आरक्षण। अगर आरक्षण वाकई किसी की मदद कर रहा है, डिफेंस में कर दो तुम आरक्षण, डीआरडीओ में कर दो आरक्षण। मैं तो सरकार में बैठे लोगों से चैलेंज कर रहा हूं, मेडिकल में क्यों कर रहे हो? किसी की जान प्यारी नहीं है? बॉर्डर प्यारी है तुम्हें, जियोपॉलिटिकल जो तुमने खींची है लाइन किसी 2 देश के बीच में, वो तुम्हें प्यारी हो गई। लोगों की जान नहीं प्यारी है? कि कोई भी डोनेशन से पढ़ के आ रहा है या जातिगत आरक्षण में कम मार्क्स लेके किसी अच्छे मार्क्स के बच्चे को नहीं आने दे रहा है जो क्रीमी बच्चा था, और तुम इलाज करोगे, तुम ऑपरेशन करोगे? मैं कहता हूं कि जाति से, पैसे से, सिफारिश से डॉक्टर नहीं बनना चाहिए। जिसके अंदर काबिलियत हो ओपन एग्जाम कर दो, जो काबिल हो वो क्वालिफाई करे एग्जाम को। इन चीजों के व्यापक घोटाला कर देते हैं मेडिकल में। बताइए, इन नेताओं का हेर फेर रहता था। आप इन चीजों से मेडिकल को परे करो। और ये कैसे परे होगा आप सोच रही होंगी। बिल्कुल। तो इनके हम इस पे थोड़ी हैं, इनके एहसान पे परे होने का एक ही तरह। जैसे आप बनाते हैं इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, इंडियन पुलिस सर्विस, आईपीएस, आईएएस, जुडिशरी सर्विस, आप बनाइए इंडियन मेडिकल सर्विस। राइट। एमबीबीएस करते ही लड़के को एग्जाम देना पड़े आईएमएस, इंडियन मेडिकल सर्विस। अब ये लड़के का 2 ब्रांच तय हो, तुम क्लिनिशियन बनोगे या तुम ये बनोगे, एडमिनिस्ट्रेटर बनोगे। क्लिनिशियन बनोगे फिर डिग्री करो, एमडी, एमएस जो भी करना है, एग्जाम होगा सब करो, अपना क्लिनिशियन बनो। दूसरा जाएगा ज्वाइंट सेक्रेटरी, प्रिंसिपल सेक्रेटरी, हेल्थ बनेगा। वही फाइनली उन्हीं में से सिलेक्ट होकर हेल्थ मिनिस्टर बनेगा। उसको इलेक्शन नहीं लड़ना होगा, क्योंकि वो नीचे से उठता हुआ गया है, पूरे हमारे हेल्थ केयर सिस्टम को समझा है, पढ़ा है, पढ़ा लिखा बच्चा है। और ये जाके जब बनेगा तो भारत की स्वास्थ्य नीति ऐसी बनेगी जो गांव तक पहुंचेगी। ये तमाशेबाजी नहीं होगी। अभी तमाशेबाजी हो रही है, इतने का आवंटन कर दिया, आवंटन पहुंचा कहां पहुंचा आवंटन? 12 साल में आयुष्मान भारत की सफलता क्या हुई है कि आयुष्मान भारत का पेमेंट नहीं जा रहा है, आयुष्मान भारत का बेनिफिशियरी नहीं हो रहा है। ये मुझे मालूम था 2014 में आयुष्मान भारत हुआ था, तभी मुझे मालूम था फेलियर होगा। नीति बनाने वाले कभी ये सोचते नहीं है कि नीति चलेगी कैसे, ये हमें करना पड़ेगा। डॉक्टर अंशुमन, आपकी बातों से ये पता चला कि आप एक एक्सेप्शनल मेडिकल डॉक्टर हैं जो आयुर्वेद में भी विश्वास रखते हैं, नेचुरोपैथी पे भी। लेकिन दूसरी तरफ आपका एक स्टेटमेंट देखा था मैंने, बिकॉज रामदेव बाबा जी ने दावा किया था कि वो कैंसर का इलाज कर सकते हैं। आपने चैलेंज किया है उन्हें, तो क्या भरोसा नहीं है आपको ऐसे बाबाओं के ऊपर? आयुर्वेद पे भरोसा है, बाबाओं पे भरोसा नहीं है। बाबा आयुर्वेद नहीं है, वो तो 12th भी पास नहीं किया है जी। आयुर्वेद के डॉक्टर बनने के लिए बीएमएस की डिग्री करनी पड़ती है, जिसके लिए 12वीं कक्षा पास करके और एग्जाम देना पड़ता है, तब बनता है। ये तो भगवाधारी व्यापारी है। ये याद होगा, पहले इसने नाखून रगड़ के कहता था बाल काले हो जाएंगे, बाल लंबे हो जाएंगे। नहीं हुए। देखिए, नहीं हुए। उसके बाद ये जींस बेचने लगा। पहले जींस को गाली देता रहा धोती पहन के, और फिर जींस बेचने लगा। और जब यहाँ पे जंतर मंतर में धोती खोली गई तो सलवार सूट पहन के भागा था। तो देखिए, हमारे ऋषि मुनि ये नहीं है। हमारे ऋषि मुनि वो है जो जैसे आपने पूछा, बहुत पहले मैंने ये बात कही हुई, चैलेंज किया वो उसको, आज भी उस बात के अड़ी हूं। मैं भारत के उन ऋषियों का बेटा हूं, चरक सुश्रुत धन्वंतरी का बेटा हूं। भले मैं मॉडर्न मेडिसिन की प्रैक्टिस करता हूं, मैं बात बदलूंगा नहीं। आज भी मैं कहता हूं, रामदेव आयुर्वेद का प्रतिनिधित्व नहीं कर सकता है, वो काबिल नहीं है, वो व्यापारी है। उसने आयुर्वेद का जितना डैमेज किया, आयुर्वेद का डैमेज किसी ने किया। आयुर्वेद बंद बोतलों की चीज नहीं है। आयुर्वेद कभी इस पे नहीं विश्वास करता है कि प्लास्टिक के बोतल में आप दवा बंद करके बेच दो। वो भाई साहब बोलते हैं कि हिमालय से निकाला हुआ 1 लाख पुराना ये क्या जड़ी बूटी या रॉक सॉल्ट है, और उस पर एक्सपायरी डेट लिखते हैं अगले साल। तो 1 लाख साल में जो बर्बाद नहीं हुआ, अगले साल एक्सपायरी डेट होगी। फ्रॉड है। उसके सारे प्रोडक्ट बनाने वाले को मैं जानता हूं, जो प्रोडक्ट उसके बनाते हैं वो कहता है कि नेचुरल है, ऑर्गेनिक है। कहां ऑर्गेनिक है? तो उसको तो मैं चैलेंज कर चुका। उस समय मोदी जी भी गए थे, उसका पतंजलि अनुसंधान केंद्र, तब भी ट्वीट किया था, बार काउंसिल ने ट्वीट किया, मेरे ट्वीट को रिट्वीट किया था। तो मैंने पूछा था कि भाई
आप इंडोर्स क्यों कर रहे हैं? आप हमारे भारत के प्रधानमंत्री हैं, आप किसी धर्म किसी जातिगत के प्रधानमंत्री नहीं हैं। आप इंडोर्स मत कीजिए। ये अनुसंधान केंद्र कैंसर का इलाज नहीं कर सकता है। क्यों? कैंसर का इलाज करने के लिए आप जांच करें, इलाज करें और फिर जांच करके प्रूव करें तो उसका मशीन कहाँ है, डॉक्टर कहाँ है। ये सब कहने का ये तात्पर्य है कि क्वालिफाइड आयुर्वेद के डॉक्टरों को प्लेटफॉर्म दो, व्यापारियों को प्लेटफॉर्म मत दो। उदाहरण के तौर पे हमारे जो मॉडर्न मेडिसिन बन रही है उस कंपनी वाले आए और टीवी पे बैठ कर कहें कि ये दवा, मैं तो अगले दिन उस कंपनी की दवा बंद कर दूंगा। डॉक्टर बनने के लिए बहुत ऑर्गेनिकली पकना पड़ता है, जैसे सोना पकता है भट्टी में, पकना पड़ता है डॉक्टर बनने के लिए। मरीजों के साथ रहना पड़ता है, मरीजों के बेड के पास सोते हैं, वहां देखते हैं, पल्स लेके 24 घंटे 48 घंटे ड्यूटी करती है, डॉक्टर है। हमारी किताबें अगर सीने पे रख के नॉर्मल लोग सो जाए तो सांस रुक जाएगी, मर जाएंगे। डॉक्टर पढ़ते पढ़ते सो जाता है, हैरिसन डेविडसन बेली लव की किताबें, और उसके बाद सुबह जगता है, जाके एग्जाम देके आता है। बिल्कुल। डॉक्टर ये है, ये डॉक्टर नहीं है, ये हमारे ऋषि मुनि नहीं है। हाँ, कुछ लोग कह सकते हैं कि जब चरक ससुर धन्वंतरी जब बने थे वैद्य, तब तो ये BAMS की डिग्री नहीं थी। भाई डिग्री नहीं थी, उन्होंने गुरु परंपरा में पढ़ते पढ़ते पढ़ते, ये इसने अपने गुरु का मर्डर कराया है, ये गुरु परंपरा का आदमी है। इसने देखा किन किन चीजों से, अब ये इनकम टैक्स पे बोलता है। ऐसी कौन सी विलक्षण प्रतिभा हो गई साहब, जो आप इलाज भी करें, योग भी करें, जिन्स भी बनाएं, हींग भी बेचें, आटा भी बेचें, घी भी बेचें, और इनकम टैक्स पे भी बोले और फॉरेन नीति पे बोले। क्या है, कहां से उत्पन्न हुए हैं आप? ऐसी कौन सी विलक्षण प्रतिभा भारत में पैदा हुई? मैं डॉक्टर हूं तो डॉक्टर ही जानूंगा भाई। बिल्कुल। तो उसकी बात पे आज भी मैं अडिग हूं कि उसको मैं चैलेंज करता हूं, रामदेव को। एक केस कैंसर का उसका हो, मैं चेक करूंगा कैंसर है कि नहीं, वो इलाज करे, मैं मॉनिटर करूंगा, अपना काम छोड़ के उसके पास रहूंगा, ठीक करे। जिस दिन ठीक हो जाएगा मैं अपनी प्रैक्टिस छोड़ दूंगा, उसका शिष्य बन जाऊंगा। आज आपके पॉडकास्ट में चैलेंज कर रहा हूं। क्यों नहीं मेरा चैलेंज एक्सेप्ट करता है? एक भाई साहब थे मैक्लियोडगंज में, मूत्र को सूंघ के कैंसर का इलाज करते थे, उनको चैलेंज किया हुआ था, वो मर गए। मेरा चैलेंज आज तक एक्सेप्ट नहीं किया, मर भी गए। भाई साहब, साइंस को, विज्ञान को हर समय प्रत्यक्ष और प्रमाण चाहिए। जी। अगर मैं कह रहा हूं मैं कैंसर का इलाज कर सकता हूं, तो मैं रिपोर्ट लेके मरीज आएगा, मैं तो नहीं बुलाने गया, मरीज आएगा, मैं उसकी रिपोर्ट लूंगा, ऑपरेशन करके कैंसर निकाल के दिखा दूंगा, कैंसर निकल गया, जांच करा लो, तुम ठीक रहोगे। और अगर मुझे कोई चैलेंज करेगा, मैं कहूंगा कि कई हजार मरीज, एक शिविर लगाओ, मैं बुला के बिठा देता हूं, कितने हजार मरीज हैं जो ठीक हो चुके हैं। ये है विज्ञान। डॉक्टर साहब, ये तो हम दवाओं की बातें कर रहे हैं, लेकिन सिर्फ दवाई नहीं, आजकल एक प्रचलन चला है ऑर्गेनिक फूड, ऑर्गेनिक सब्जी का, क्योंकि अभी मार्केट में है। मैंने भी ऑर्डर की सब्जी ऑर्गेनिक के नाम पे, महंगी थी, पर जब उसको क्लोजली ऑब्जर्व किया तो मैंने पाया कि उस पर कुछ ना कुछ तो वैक्सी सब्सटेंस है ऑर्गेनिक के नाम पे। तो ये जो इंडस्ट्री चल रही है, वाकई ऑर्गेनिक कुछ बेटर है, या ये भी सिर्फ एक बिजनेस गेम का प्लान है? ऑर्गेनिक का मतलब क्या होता है मालूम है आपको? एक केमिस्ट्री है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जिसमें सारी चीजें, इनऑर्गेनिक का समझिए, इनऑर्गेनिक में सोडियम, पोटेशियम, इस टाइप के जो मेटल धातु की चीजें इनऑर्गेनिक में हम पढ़ते थे। ऑर्गेनिक में जो केमिकल फॉर्मूला वाली चीजें पढ़ते थे, केमिकल फॉर्मूला। लेकिन ऑर्गेनिक का दूसरा मतलब है कि नेचुरली ग्रोन। जैसे मैंने कहा कि ऑर्गेनिक डॉक्टर हम लोग बनते हैं, मतलब सोने की तरह तपते हैं भट्टी में, दैट इज ऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक का मतलब ये होता है, ऑर्गेनिक फूड का मतलब कि जो नेचुरल तरीके से, सीजन, ऋतु के हिसाब से, बारिश के हिसाब से, धूप के हिसाब से जो चीजें तैयार हो, चाहे जितने समय में तैयार हो, न हम उसमें इंसेक्टिसाइड डालेंगे, कीड़ों से बचा, कीड़े खा रहे हैं तो खा जाए, और न हम उसको तेजी से बढ़ाने के लिए कुछ करेंगे, नंबर 1। नंबर 2, जब प्रोड्यूस आ जाए तो उसको प्रिजर्व करने के लिए हम कुछ नहीं करेंगे, दैट इज ऑर्गेनिक। जितनी चीजें मार्केट में मिल रही हैं, जरा उनको बैक ट्रैक में जाइए, तो कहाँ प्रोड्यूस हुई, कैसे ट्रांसपोर्ट हुआ, कैसे पैक हुआ, और कैसे आपके घर आया। और दूसरा, सबसे इतना ना कर सके तो उन चीज़ों को निकाल के आप रख दें बाहर, 2 दिन में उसमें कीड़े लगे क्या? नहीं लगेंगे। क्यों? क्योंकि उसमें ऑलरेडी कोटिंग कर दी जा चुकी है, केमिकल की प्रोसेस करा जा चुका है। और मैं आपको गेहूं देता हूं, आज कपूर साहब के लिए मैं लेके आया हूं अपने खेत का चावल, गेहूं। इनको मैं चैलेंज करता हूं कि उसको छोड़ दें जरा, ऐसे जैसे मैं नीम के पत्ते डाल के रखता हूं, छोड़ दें, 1 हफ्ते में उसमें कीड़े लग जाएंगे।
क्योंकि कीड़े वही खाएंगे जो उनको जीवित रख सके, और इंसान वही खाना चाहेगा जो उसको मार सके, मतलब बीमार कर सके। तो जब लोग पूछते हैं डॉक्टर साहब इतना कैंसर हो रहा है, मैंने कहा कुछ नहीं हो रहा है, इतना कम कैंसर हो रहा है, इंसान इतनी कोशिश कर रहा है कैंसर होने के लिए, लेकिन कैंसर कम हो रहा है। तो जो ऑर्गेनिक की बात आप कर रही हैं, ऑर्गेनिक नहीं है, वो एक बाजार बन चुका। ऑर्गेनिक ये है डायरेक्टली प्रोक्योरिंग फ्रॉम द फार्मर। मतलब आपने कोशिश की, जैसे हम लोग दिल्ली एनसीआर में रह रहे हैं, यहाँ उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा की तरफ जाएं, 100 किलोमीटर के अंदर आप देखेंगे अच्छे खासे फार्मर हैं जो बेचारे बहुत कम उपजा रहे हैं, नेचुरल तरीके से उपजाते हैं। उनसे आप 10 फैमिली मिले, महीने में एक बार आपका नंबर आएगा, मतलब साल में एक बार नंबर आएगा, आप इस बार जाएं, अगली फैमिली दूसरी बार जाए, वहाँ जाके सामान आप ले आए, जितना उगाएगा उतना ही आपको देगा, आप अपनी फैमिली में बांट लें सारी चीज़ें खाने की, आपको शुद्ध मिल जाएगा, किसानों को डायरेक्ट पैसा मिल जाएगा। तो डायरेक्ट प्रोक्योरमेंट फ्रॉम द फार्मर, यही ऑर्गेनिक है। अब इतनी कोशिश करने से देखिए क्या क्या चीज़ें होगी। आपकी आउटिंग हो गई, फैमिली के साथ बैठे, सेरोटोनिन रिलीज हुआ, हैप्पीनेस, आनंद, जो डोपामिन कहा था, हेडोनिज्म, सुखवाद देता है, हैप्पीनेस मिली आपको। वहाँ जाइए, मिट्टी पे बैठिए, ट्यूबवेल पे नहाइए, वहीं बना हुआ चूल्हे का खाना खाइए, और सामान भी देखिए कहाँ प्रोक्योर हुआ, कहाँ ग्रो किया, कौन सा पानी, जिस पानी से मैं सिंचाई करता हूँ वही पानी में पीता हूँ, दिल्ली में भी वही पानी रखता हूँ, अपने खेत का पानी। आप बताइए ये ऑर्गेनिक है या पैकेट बंद ऑर्गेनिक है? और टेस्ट का तरीका बता दिया कि आप घर में रख के देखिए, कीड़े लग जाए तो ऑर्गेनिक है, नहीं लगे तो ऑर्गेनिक नहीं है। आपके सामान में, पैकेट बंद सामान में कीड़े नहीं लगेंगे, तय रखिए, ये ऑर्गेनिक नहीं है। तो इसलिए मैं हर समय फॉर्मूला कहता हूं, इधर पे द फार्मर और पे द डॉक्टर्स, आई एम बोथ। सर, आपने जो बात कही थी ना, इससे पहले कोई आधा घंटा पहले बहुत बड़ी बात कही थी आपने कि आज रिच वही है जो अपना खाना खुद उगा रहा है। हाँ। और इसमें आपने दूसरा एक और एडिशन किया कि आपने भी खेत ले रखे हैं किराए पे, और किसानों को डायरेक्टली फ़ायदा भी हो रहा है। तो डेफिनेटली ऐसा भोजन थोड़ा सा महंगा भी तैयार होगा, बिल्कुल क्योंकि होगा। केमिकल नहीं है। बिल्कुल। तो मेरे व्यूअर्स के लिए भी मैं मैसेज देना चाहता हूँ डॉक्टर अंशुमन की तरफ से कि जो लोग ऐसी सुविधाएं ले सकते हैं उनके लिए बेटर है कि ऐसे बहुत सारे खेत हमारे देश में आज भी खाली बैठे हैं, बिल्कुल बेटर उन किसानों को हायर किया जाए, खेती बनाए, वहाँ पर आप अपना खाना खुद उगाएं उन खेतों में। सर, इसी के साथ एक और क्वेश्चन मेरे दिमाग में आ रहा है, एक डायबिटीज़ रिवर्सल क्या है ये, कि डायबिटीज़ कभी होगी ही नहीं, ऐसा बहुत सारा गूगल में तो बहुत सारे ऐसे आर्टिकल भी आ रहे हैं आजकल रिवर्सल के बारे में। अब वो भी एक बाजार बन गया है, लेकिन ये सच है कि डायबिटीज मीन्स टाइप 2 डायबिटीज, डायबिटीज आप मान लीजिए टाइप 1 डायबिटीज जिसमें बच्चों में बीटा सेल जिससे इंसुलिन बन रहा है ये एब्सेंट हो, जी, तो इसका तो कोई इलाज नहीं है। स्टेम सेल अभी आ रहा है, हो सकता है स्टेम सेल ट्रांसप्लांट आ जाए तो बच्चों में इलाज हो जाएगा। टाइप 2 डायबिटीज जो कॉमन डायबिटीज है जिसको हम जानते हैं, और टाइप 3 डायबिटीज अल्जाइमर डिजीज, भुलक्कड़पन जो होने लगता है शुगर की मात्रा अधिक होने के कारण। तो टाइप 2 डायबिटीज को, जैसे मैडम ने पूछा था कि डॉक्टर तो कहते हैं कि लाइफ टाइम दवा खानी पड़ेगी, जबकि सच्चाई नहीं है। टाइप 2 डायबिटीज रिवर्सिबल है, रिवर्स कर सकते हैं, और डायबिटीज रिवर्सल का प्रोग्राम सक्सेसफुल है, लेकिन आदमी क्वालिफाइड होना चाहिए जो इस चीज़ को समझे। अब इसको मैं समझा देता हूं, जो डायबिटीज के दर्शक सुन रहे होंगे या जिनके घर में लोग होंगे समझ जाएंगे। डायबिटीज में हुआ क्या, इंसुलिन रेजिस्टेंस हुआ, बॉडी में इंसुलिन की कमी नहीं हुई, सेल को ग्लूकोज अंदर पहुंचाने के लिए इंसुलिन चाहिए जी। लेकिन अब मान लीजिए कि सेल है, इसने दरवाजा बंद कर लिया कि मेरे पास काफी ग्लूकोज है, अब मैं नहीं लूंगा, इंसुलिन को ज्यादा धक्का देना पड़ा, तो जो 2 यूनिट से पहुंच रहा था अंदर, अब 4 यूनिट पैंक्रियाज को इंसुलिन निकालना पड़ रहा पुश करने के लिए, दरवाजा खुला, ग्लूकोज अंदर गया, लेकिन अब उसको जरूरत नहीं थी, उसने उसको कन्वर्ट करके फैट में कन्वर्ट कर दिया, फैट में जमा कर दिया, आप मोटे हो गए, इंसुलिन रेजिस्टेंस हुआ, एंड हाइपर इंसुलिनीमिया, मतलब ब्लड में आपका इंसुलिन की मात्रा ज़्यादा हो गई। जितनी दवाइयाँ दी जाती है डायबिटीज़ करेक्ट करने के लिए, मतलब ब्लड ग्लूकोज को लो करने के लिए, वो क्या करता है, इंसुलिन की मात्रा को बढ़ाता है, मतलब जो रेजिस्टेंस हो रहा था 4 यूनिट पे भी और बढ़ा दो तुम। जी। तो हाइपर इंसुलिनीमिया ही प्रॉब्लम है, और दवा आपकी हाइपर इंसुलिनीमिया बढ़ा रही है। तो पहली प्रॉब्लम, इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ेगा, और जो डायबिटीज़ का इलाज जिसका चला हुआ इंसान मोटा होता जाएगा। बिल्कुल। तो ब्लड ग्लूकोज की रिपोर्ट आपकी नॉर्मल हो जाएगी, लेकिन बीमारी आपकी प्रोग्रेस करेगी, पहला। दूसरा, इंसुलिन जब बढ़ेगा तो हार्ट में जो ब्लड वेसल्स है, जो खून की नलियां हैं, वो मोटी होगी, हार्ट अटैक आ जाएगा, किडनी फेल हो जाएगी,
आंखों में रेटिनोपैथी होगा, ब्रेन में स्ट्रोक होगा, ये प्रोग्रेशन है। इंसुलिन को अगर कम करें, मतलब इंसुलिन हाइपर इंसुलिनिया जो है कम करें, कैसे? इंसुलिन रेजिस्टेंस आप कम करें, इंसुलिन अपने आप कम होने लगेगा। इसमें दवा की जरूरत नहीं है। टाइप 2 डायबिटीज रिवर्सल इज फूडेबल नॉट ड्रगेबल। दवा नहीं दें उसको, उसके फूड की क्वालिटी एंड क्वांटिटी बदल दें, ईटिंग विंडो 6 घंटे की कर दें। जी। जबकि डाइटिशियन पढ़े लिखे नहीं है। डाइटिशियन भी हमारे भारत में ऐसे हो गए हैं कि अनपढ़ डाइटिशियन है, और डॉक्टर न्यूट्रिशन नहीं पढ़ा है, वो अलग अधूरा है। डायबिटीज में कहते हैं 2-2 घंटे पे खाओ, तो 2-2 घंटे पे इंसुलिन स्पाइक आप दे रहे हो, तो जो प्रॉब्लम थी उसको और बढ़ा रहे हो। यस। मॉर्निंग खाना खाओ, एक आफ्टरनून इवनिंग के बीच, मतलब 3-4 बजे खा लो, 2 मील लो, कंप्लीट मील लो। मील में फाइबर बढ़ा दो, प्रोटीन बढ़ा दो, कार्ब कम कर दो। मतलब जो भात दाल सब्जी खाते थे, अब खाओ सब्जी दाल भात, बस। जी। कार्ब कम करो। एक काम, रिपीटेड खाना मत खाओ, सेडेंटरी हैबिट मत रखो। चलो जैसे इसको आप पॉडकास्ट से काट के रील चला दें, मैं हेल्थ के फॉर्मूला में कहता हूं, मेरी स्ट्रेटजी हर्ट्स में रहती MMMS। पहला M मील, ये मील सबको करना चाहिए जो मैं बता रहा हूं कि ईटिंग विंडो 6 से 8 घंटे। फर्स्ट ईट फाइबर, साग सब्जी खा लीजिए, देन प्रोटीन, राजमा छोले दाल, इसको खाइए सेम प्लेट में, पहले खाइए। तब अगर कार्ब लेना है तो जो बात हुई हमारी ऑर्गेनिक की, चावल ऑर्गेनिक चावल लेना, मोटे वाले चावल जिसमें थोड़े हस्क फाइबर ये भी हो, ये आपने ले लिया। कितना चावल लेंगे? 1 ग्राम पर किलोग्राम बॉडी वेट। आपने कहा 80 किलो, 80 ग्राम कुक राइस आपके लिए सफिशिएंट है। जी। जब इतना खाते हैं तो लगभग 400 ग्राम होता है। ओवर ईटिंग है कार्ब, वो कार्ब कन्वर्ट होगा फैट में, जमा हो जाएगा। फर्स्ट एम। सेकेंड एम इज मूवमेंट। कब मूवमेंट करें? मूवमेंट कौन सा करें? जिम मैं रिकमेंड नहीं करता हूं, इंडियन जीन के लिए तो बिल्कुल रिकमेंड नहीं करता हूं। वो मूवमेंट जिसमें 4 कंपोनेंट हो, FARB, फार्ब, फ्लेक्सिबिलिटी, एरोबिक्स, रेजिस्टेंस ट्रेनिंग एंड बैलेंसिंग, ये चारों चीजें एक ही मूवमेंट है। योग, योगासन। यस। अष्टांग योग करें, उसका योगासन करें, हर मूवमेंट में आपको सारी चीजें मिलेगी। कब कब करें? एक सुबह, एक खाने के बाद 10 मिनट जरूर चलें, वॉक चहलकदमी कर लें। क्यों? ग्लूकोज की मात्रा बढ़ रही है, अब जो चलने लगे मसल के अंदर ग्लूकोज जाने लगा, ब्लड ग्लूकोज लेवल डाउन हो जाएगा। जब ऑफिस में बॉस डांटे तो जरूर चलें। क्यों? जब बॉस डांटेगा थ्रेट रिस्पॉन्स जनरेट होगा, कॉर्टिसोल जनरेट होगा, ग्लूकोज बढ़ाएगा, आपको डर, जैसे हमारे पूर्वज जाते थे जंगल में शिकार करने और शेर आ गया, थ्रेट रिस्पॉन्स, सेम थ्रेट रिस्पॉन्स। अब तो शेर हम देख नहीं रहे हैं, शेर देखने को तो अब जिम कॉर्बेट घूमना पड़ता है, तो वो भी पिंजरे में हम बंद होते हैं, शेर खुला होता है, तो उसमें आप चहलकदमी कर लें। जब बॉस डांट ले, दूर हट जाए, जाके सिगरेट और चाय जो पीते हैं वो ना करें, वो आपका और ग्लूकोज बढ़ाएगा। उसमें थोड़ा जंप कर ले ताकि मसल के अंदर ग्लूकोज आपका पंप आउट हो जाए, और सोने जाने से पहले एक बार चहलकदमी कर लें। ये 4 टाइम मूवमेंट। सेकेंड एम। थर्ड एम इज माइंड स्टफ। ब्रेन ऑर्गन सब जानता है डॉक्टर, माइंड जो ब्रेन फंक्शन करता है इन प्रोजेक्शन परसेप्शन, एंड माइंड स्टफ इज चित्त। ये हमारे वेदों में है। महर्षि पतंजलि से पूछा उनके शिष्यों ने, महर्षि पतंजलि, ये किसी व्यापारी का नाम मत समझिएगा, महर्षि पतंजलि से पूछा कि गुरुजी योग क्या है? उन्होंने कहा योगश्चित्त वृत्ति निरोध। चित्त की वृत्तियों का सदैव के लिए रुक जाना ही योग है। उस चित्त की वृत्तियां आज हमें या तो अतीत में या भविष्य में उलझाए हुए, वर्तमान में जीना हमने छोड़ दिया। सहजता के साथ सचेतन अवस्था में जो बुद्ध ने कहा था माइंडफुलनेस जहां है, आज मैं आपके पास हूं। आपने शुरू में कहा था, अभी बात करते याद आया कि मुझे सर्जरी के लिए जाना है, अभी तक मैं भूल चुका था, मैं यहाँ था वर्तमान में जीना चालू करें, सहजता में जीना चालू करें। सहजता, सरलता और तरलता जीवन में उतार लें, चित्त की अवस्था स्थिर हो जाएगी। बड़ी गहरी बात बताई आपने। और लास्ट इज एस, स्लीप, जिस पे चर्चा आप पहले कर चुके कि साउंड स्लीप, क्वालिटी स्लीप एंड क्वांटिटी स्लीप। मतलब साउंड स्लीप ऐसे बच्चा जैसे सोता है, सो गए निर्भीक, और सुबह जब जगे तो ये नहीं याद था कि मैं सोया कहाँ था, अब जगे तो पता चला कि अच्छा यहाँ है। अवेक कैसे पता चलेगा साउंड स्लीप है? सर भारी ना हो, कमर में दर्द ना हो,
और नींद जैसे खुले तो आप आलस्य के बिना उठ के खड़े हो जाए, मतलब प्रॉपरली आपकी बॉडी रिचार्ज हो चुकी है, यू आर रेडी फॉर द डे। जी। अगर MMMS को करें तो व्यक्ति स्वस्थ रहेगा। मतलब आप कह रहे हैं कि एक डायबिटीज का पेशेंट अगर डॉक्टर के पास जा रहा है, इसका मतलब है वो 10 और बीमारियों को इनविटेशन दे के आ रहा है। डायबिटीज के प्रोग्रेशन के लिए जो डॉक्टर दवा दे रहा है, डायबिटीज के प्रोग्रेशन के लिए, डायबिटीज को बढ़ाने के लिए दे रहा है, और कई बीमारियों को खरीदने के लिए दे रहा है, ताकि जल्दी तुम बीमार हो, जल्दी तुम इस मकर जाल में उलझे रहो और हमारे पास आते रहो। तो ये जितने भी लोग डायबिटीज की दवा कर रहे हैं उनको अब तो बहुत स्ट्रेस होगा। स्ट्रेस नहीं होगा, स्ट्रेस ही तो नहीं करना है, स्ट्रेस मैं कम कर रहा हूं कि उन डॉक्टरों के पास जाओ जो लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करे, दवा बंद कर दे तुम्हारी, उन डॉक्टर के पास जाओ। अच्छा, ये जो कैंसर है, कैंसर किसी को हो जाए तो लाइफ में स्ट्रेस आ जाता है, लेकिन क्या स्ट्रेस भी कैंसर का क्या रीजन बनता है? बिल्कुल बिल्कुल सही कहा, कैंसर होगा तो स्ट्रेस आएगा। क्यों? फिजिकल, मेंटल, फाइनेंशियल, सोशल, वोकेशनल, प्रोफेशनल, हर जगह कैंसर एक स्टिग्मा बना हुआ है, इसलिए स्ट्रेस होता है। और स्ट्रेस कैंसर का कारण है, बिल्कुल एस्टैब्लिश्ड सिस्टम है। जब हम क्रोनिक स्ट्रेस में जाते हैं तो कोर्टिसोल जो मैंने बताया, हाइपरइंसुलिनीमिया, इंसुलिन कैंसर ग्रोथ कराता है। हर दिन हर इंसान के शरीर में कैंसर की कोशिकाएं बन रही हैं। ये हमारा बॉडी डिफेंस सिस्टम है, उसको पकड़ता है, करेक्ट करता है, या करेक्ट नहीं हो रहा तो किल कर देता है। अगर हाइपरइंसुलिनिमिक स्टेट हो, मेटाबॉलिक सिंड्रोम हो, जो मोलिकुलर हेल्थ की बात मैंने कही, तो बनेगा। रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज ROS जनरेट होता है अगर आप स्ट्रेस में रहते हैं, वो डायरेक्टली DNA डैमेज करता है और सेल के अंदर कैंसर में कन्वर्ट करता है। तो इंसान स्ट्रेस में किस लिए है? मुझे तो इस बात का स्ट्रेस है कि इंसान स्ट्रेस में किस लिए है। सर, आप एक बात दिमाग में आ रही थी, आप मेडिकल डॉक्टर हैं, तो आपकी लॉबी कहीं अगेंस्ट नहीं होती कि आप नेचुरोपैथी अगेंस्ट होके क्या कर लेंगे? ठीक है, क्योंकि जब वो बीमार होते हैं तो वो तो मुझसे बात करते हैं। जी हाँ, मैं बताऊं, नहीं, मैं इसलिए कहा क्योंकि मेडिकल डॉक्टर सिर्फ एंटीबायोटिक दवाइयों की बात कर रहे थे, आपने बीच में नेचुरोपैथी, सर्दी जुकाम में काढ़ा लेना या आपने स्टीम लेना, आपने इस तरह की भी बातें की बीच में, एकदम नेचुरल बातें कर रहे हैं। बताता हूं, देखिए, उन डॉक्टरों को बेवकूफ है, अर्ध ज्ञान में है, मैं कहता हूं पूर्ण ज्ञान में आ जाओ। जी हाँ, पूर्ण ज्ञान में वो भी यही बात करेंगे जो मैं कर रहा हूं, मैं कुछ अलग नहीं कर रहा हूं। देखिए, डॉक्टर जो वर्ड है ना, निकला लैटिन वर्ड डॉसियर से, उसका मतलब टीचर, शिक्षक। तो एक्चुअल जो मतलब था डॉक्टर का, टू टीच द सोसाइटी, टू कीप द सोसाइटी हेल्दी एंड हैप्पी, और उसके बाद कोई बीमार पड़ जाए तो इलाज कर देना। आज रोल रिवर्सल कर लिया डॉक्टरों ने कि बीमार हो रहा है तो बीमार का इलाज करेंगे। अरे अवेयर करो यार, हमारा मेन रोल ये था। तो जो आपने बात कही, जो डायबिटीज के लोग, डॉक्टर जिनको डायबिटीज हो जा रही, वो तो मुझसे डिस्कस कर रहे हैं, अपनी दवा नहीं चालू कर रहे हैं, और हाइपरटेंशन मुझसे डिस्कस कर रहे हैं। अभी रिसेंटली एक डॉक्टर, लेडी डॉक्टर, उनको पता था मैं इस तरह से रिवर्स करा देता हूँ, तो उन्होंने मुझे अप्रोच किया। 180/110 ब्लड प्रेशर डिटेक्ट हुआ, हेडेक हो रहा था। कार्डियोलॉजिस्ट को दिखाया, कार्डियोलॉजिस्ट ने दवा लिख दी। तो उन्होंने कहा कि सर अभी मैं नहीं चालू करूँगी, सर से बात करूँ। तो कार्डियोलॉजिस्ट ने कहा वो क्या करेंगे, वो कैंसर का डॉक्टर है। भाई किसी को क्रिटिसाइज करना तो बड़ा आसान है। मैंने कहा कि भाई कैंसर का डॉक्टर तो हूँ, लेकिन शेक्सपियर क्या जब लिखने लगा था तो ABCD भूल गया था लिखना। ब्लड वेसल वही है, हार्ट वही है। मैंने कहा 15 दिन का टाइम दो। रोज वो लेडी डॉक्टर 15 दिन सुबह BP, शाम को BP लेके मुझे भी स्क्रीनशॉट भेजे और उसको भी भेजे जी। 16वें दिन BP 110/60, पल्स 65। तो कार्डियोलॉजिस्ट का फोन आया, मुझे पता था तो मुझे कुछ आश्चर्य नहीं हुआ, वो होना ही है। कार्डियोलॉजिस्ट का फोन आया उनके पास कि मैडम क्या किया आप बताओ। तो मैं भी कहता हूँ जो कह रहा हूँ अभी कि पूर्ण ज्ञान में, अर्ध ज्ञान में हो, पूर्ण ज्ञान करो, पढ़ो। तो उन्होंने भी कहा कि डॉक्टर साहब तो कहते हैं कि आप पढ़िए, आप लोग पढ़ते नहीं हैं। तो बोला कि नहीं, मैं तो इसलिए पूछ रहा हूँ कि 15 साल से मैं भी BP की दवा खा रहा हूँ। मुझे भी छोड़ना है। अपने पे जब बात आई तो मैं कैंसर सर्जन नहीं रहा, मैं हीलर हो गया। दूसरी बात है तुम दवा लिखते जाओ। तो जो आपने बात कही, डॉक्टर लॉबी विरोध कर ले ऊपर से, अंदर से उसको पता है कि जो मैं कह रहा हूँ सच कह रहा हूँ। अपना इलाज हो रहा है तो खुद से मुझसे कराना है। डॉक्टर अंशुमन, जिस तरह से आप बातें करते हैं, ऐसे तो दवा माफिया
का खतरा भी रह सकता है आपके ऊपर। और ये जो दवा माफिया है आपके लिए भी खतरे से बड़ी बात नहीं है मतलब। एंड हमारा देश जब मैं देखता हूँ भविष्य आने वाला, ये दवा माफिया कहाँ ले जाने वाला है इस हेल्थ सिस्टम को, मैं कई बार डर जाता हूँ सोच के, क्योंकि बहुत सारी बातें पता चली आज आपसे। दवा माफिया कुछ नहीं कर पाएगा। जी हाँ। 20 साल से मैं मिला नहीं हूं उससे, तो मुझे पहचानने के लिए आपके पॉडकास्ट के माध्यम से भले पहचान जाए, आप ज़्यादा पहचानेंगे। पहचान जा सकता है, लेकिन कोशिश तो बहुत बार किया कि इसको खत्म करा दें। जी। लेकिन देखिए, जब दुआएं मेरे पास बहुत है ना, शायद उसके बंदूक की गोली भी कम पड़ गई। बिल्कुल। कुछ नहीं कर पाएगा, मैं जानता हूं। इतना ही नहीं होगा, मेरे जीवन में ही इस सिस्टम को तो मैं रेक्टिफाई कर दूंगा भारत से। और जिसके लिए मुझे कोई पद प्रतिष्ठा नहीं चाहिए, मुझे मालूम है जागरूकता ऐसी करूंगा ये सिस्टम ठीक हो जाएगा। भारत नपुंसकों का देश नहीं है, यहीं से क्रांति होगी, देखिएगा। और भारत स्वास्थ्य में विश्वगुरु भी बनेगा, ये भी मैं गारंटी कह रहा हूं इस बात को। मैंने बताया 6 विधाएं हमारे यहाँ हैं, सब पे पर्दा डाला हुआ है। इस पर्दे को हटा के जिस दिन पब्लिक को पता चलेगा ना, पब्लिक उतर जाएगी मैदान में, बंद करा देगी चीजों को। जी। डॉक्टर साहब, आपने इतनी चीज़ें बताई हमें, फूड साइकिल के बारे में, स्लीप साइकिल के बारे में, खाने पीने की हैबिट, ऑर्गेनिक के बारे में, लेकिन फिर भी आपकी बातें सुनने के बाद भी बहुत सारे लोग कहेंगे कि ऐसा कुछ नहीं होता है, मैं तो रात में जगता हूँ, मुझे तो कुछ नहीं हुआ, मैं तो बाहर का खाता हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ। तो जो लोग गलत हैबिट में हैं फिर भी उन्हें कुछ नहीं हुआ, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? वो कह रहे हैं कुछ नहीं हुआ। जो 2 चीजें हमारी काम करती है, जेनेटिक्स एंड एपिजेनेटिक्स। ये जो चीजें हम बात कर रहे हैं एपिजेनेटिक्स से, जेनेटिक्स तो जेनेटिकली कैसे जीन को लेके आ रहे हैं। आज नहीं हुआ, कल होगा। जब होगा तो कहेंगे नहीं नहीं हम तो सब ठीक ही कर रहे थे, वो भूल जाएंगे कि अभी क्या कर रहे थे। जो साइंस है, जो एस्टेब्लिश साइंस है, जिससे डैमेज हो रहा है तो डैमेज होगा, चाहे ए हो, बी हो, सी हो, डी हो। किसी को पहले हो जाएगा जिसका जेनेटिक मेकअप कमजोर होगा, किसी को बाद में होगा। ये अंतर इतना ही है। जैसे लोग कहते हैं मैं तो तंबाकू खाता हूं मुझे कुछ नहीं होता है, हाँ, सिगरेट पीता हूं कुछ नहीं होता है, देर से हो जाएगा, लेकिन होगा। व्यूअर्स के लिए भी एक मैसेज देना चाहता हूं मैं। डॉक्टर अंशुमन, अगर आप ढूंढना चाहते हैं तो डॉक्टर अंशुमन कुमार आप गूगल पर सर्च कर सकते हैं, और स्क्रीन पर डॉक्टर अंशुमन कुमार का एक पिक्चर भी दे दी गई है आप लोगों के लिए। उनका अपना एक चैनल है यूट्यूब का, उन्हें फॉलो कर सकते हैं। और डॉक्टर अंशुमन, जाते जाते मुझे पूछना है कि प्लीज़ आप हमारे व्यूअर्स को एक मैसेज दीजिए, टिप्स दीजिए युवाओं सबके लिए, बिकॉज आपने भारतीयता 6 विधाओं के बारे में इतनी बेहतरीन बातें की हैं। तो मैं चाहता हूं कि आप लोगों को बताएं कि बीमारियों से कैसे बचा जा सके, कि रोग आपको छू भी ना सके। बहुत छोटी छोटी बातें बता देता हूँ। चेस्ट लाइन वेस्ट लाइन से ज्यादा हो, मतलब वेस्ट लाइन, कमर की लाइन चेस्ट लाइन से कम हो, पहला काम करें। बैक टू बेसिक्स आ जाए। बैक टू बेसिक्स आपका खाना हो, जमीन पे पालथी मार के बैठ लें, स्क्वाटिंग बैठ सकें आप, बिना सपोर्ट के जमीन पे बैठ के उठ जाएं, ये है बैक टू बेसिक्स। बैक टू बेसिक्स ये है कि मिट्टी के घड़े का पानी, जो फार्म डायरेक्ट खेत से सब्जियां खाना उगाना, बैक टू बेसिक्स ये कर ले। रिफाइंड चीज़ों को अपने किचन से हटा दें, जितनी आर्टिफिशियल चीज़ें किचन में लाई थी जरूरत नहीं है। तीसरा, मिनिमलिज्म। इंसान की जरूरतें कितनी हैं? मन की शांति, सुपाच्य भोजन और चैन की नींद। बाकी की मेहनत और मुशक्कत दिखावे का सामर्थ्य इकट्ठा करने में जाया करते हैं। जरूरतें बहुत कम है, जिंदगी बहुत सीमित। इस फॉर्मूला को उतार लें अपनी लाइफ में। जितनी चीजें आप होड़ कर रहे हैं, आज कवर्ड खोलें दर्शक और देखें कि इसमें कितने कपड़े पहन रहे हैं एक महीने में। यस। हटा दें। आपको जरूरत नहीं, बांटिए जाके, गरीबों में दे दीजिए अलग अलग जगह। कितनी चीजें आप इस्तेमाल कर रहे हैं, कितने कॉस्मेटिक इस्तेमाल कर रहे हैं, बांटिए जाके। मिनिमलिज्म का फॉर्मूला। कितनी जरूरत है हमारी, इससे ये नहीं है कि पैसे कमाए, पैसे कमाओ, कौन मना कर रहा है, तुम खूब कमाओ पैसे, लेकिन तुम अपने ऊपर जो लोड लिए हुए हो इतना कि ये पहनना, ये करना, उसमें तुम्हारा दिमाग कहाँ काम कर रहा है। बिल्कुल। सहज हो जाओ, सरल हो जाओ और तरल हो जाओ जीवन में। प्रकृति में जरूर जाओ, खासकर जिसमें सूरज निकल रहा हो उसमें बाहर जाओ। ओस की बूंदें घास पे गिर रही हो, नंगे पांव उस पे चलो और सूरज की रोशनी में देखो।
सर आपने वो सारी चीज़ें बता दी जो हम बचपन से फॉलो कर भी रहे जो हैं, फॉलो कर रहे हैं। क्योंकि आज भी मैं एक विलेज से बिलोंग करता हूँ, आई बिलोंग टू वेरी रूरल एरिया। कपूर तो ये साहब, सारी आप चीज़ें वहाँ आज भी आप हम करता हूँ। बदले नहीं, जी हाँ, नहीं आप बदले। हम पे दिल्ली का रंग नहीं चढ़ा, बस इतना ही। हम Yes. रंगे सियार नहीं, बाकी दिल्ली में रंगे सियार हो गए। So true. तो व्यूअर्स के लिए बहुत अच्छे मैसेज, और आई थिंक ये जो आज बातें बताई हैं डॉक्टर अंशुमन ने, ऑसम, शब्द नहीं है मेरे पास। तो दोस्तों मैं तो आज डॉक्टर साहब मेरे लिए आटा लेके आए हैं, घर का कुछ और भी चीज़ें, तो कल मेरे ब्रेकफास्ट में ऐड हो तेजपत्ता जाए। भी है, तेजपत्ता भी है। तो देखिए मैं तो एंजॉय करने वाला हूँ, बाकी आप लोगों के लिए मैसेज है, अपने अपने खेत बाई कीजिए, रेंट आउट कीजिए या तो खरीद लीजिए, अपनी खेती उगाना शुरू करें। डॉक्टर अंशुमन, रियली थैंक यू वेरी मच, मदद तहे इवन दिल से। दर्शक आपके कमेंट्स लिखे हैं, जी। अगर कुछ इनके सवाल रहेंगे तो हम पार्ट 2 में करेंगे उसको। और बिल्कुल व्यूअर्स, मैं बिल्कुल आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि अगर और भी बहुत सारे कोई क्वेश्चन हैं आपके पास, क्योंकि मैं एक मेडिकल एस्ट्रोलॉजर हूँ, मुझे पता है कि क्वेश्चन पूछते हैं, लेकिन इस बार आप डॉक्टर अंशुमन से क्वेश्चन पूछिएगा। आप कमेंट कीजिए, हमारी मीडिया टीम उन कमेंट्स को सेग्रीगेट करेगी, और डॉक्टर अंशुमन दोबारा आना पड़ेगा आपको। जी, बिल्कुल। आई नो अभी मुझे पता है थोड़ा सा टाइम रह गया है, अभी आपको जल्दी में जाना है, सर्जरी है आपकी, वेट कर रहे हैं बाकी डॉक्टर्स भी आपका, तो जल्दी हम चाहते हैं कि एक बार आप दोबारा आएँ। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, थैंक यू। और दोस्तों आप लोगों को अगेन जय हिंद, भारत माता की जय।